Cha 111 एंगेजमेंट वेयर इज रिशु डॉट। अब आगे सुहानी ने अपने चेहरे से हाथ हटाकर सामने देखा, उसके सामने मुकुल था। मुकुल ने स्माइल कर सुहानी को देख सुहानी अपना चेहरा आगे कर बड़े गौर से मुकुल को देख रही थी। मुकुल ने सुहानी के गाल खींचते हुए कहा, व्हाट हैपेंड फ्रेंड। सुहानी ने पाउट बनाते हुए मुकुल को देखा, हम दोस्त है। मुकुल ने हाँ में सिर हिलाया। सुहानी ने फिर कहा, पक्के वाले। हाँ पक्के वाले, आप मेरी सारी बातें मांगेंगे। मुकुल सुहानी को देखते हुए बोला, क्या बात मनवानी है। कनक बड़े ध्यान से उन दोनों को देख रही थी, वो जानना चाहती थी कि सुहानी क्या करने वाली है। सुहानी ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, सच करेंगे, पहले वादा करें। आपकी कहानी में एक नई मोड़ के साथ आगे बढ़ रही है। सुहानी ने अपना हाथ आगे करते हुए मुकुल को देखा, फिर बोली, सच्ची बताए, वो करेंगे। मुकुल ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, पहले ये बताओ करना क्या है, उसके बाद सोचकर बताऊंगा करूंगा या नहीं। वो हानी और कनक के साथ सुहानी के साथ वही बैठ गया था। कनक ने आंखें बड़ी कर उसे देखा और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप। मुकुल ने कहा, मैं अपनी दोस्ती से बात कर रहा हूँ, आप 2 मिनट शांत रहिए। फिर सुहानी की तरफ चेहरा करते हुए बोला, पहले बताए क्या करवाना है। सुहानी कुछ पल तक सोचती रही, फिर उसने अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, वो वाला टेडी चाहिए, भाभी नहीं दिला रही, कह रही बहुत बड़ा है। आप दिला ले भैया से, आपको पैसे दिलवा दूंगी। मुकुल सुहानी के कहने के तरीके पर हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर सुहानी ने मुंह बना लिया और कहा, आप भी मुझ पर हंस रहे हैं, जाइए, मैं बात नहीं करूंगी। सीने पर हाथ बांधते हुए सुहानी दूसरी तरफ देखने लगी। मुकुल ने सुहानी के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने तरफ किया, अच्छा मेरे दोस्त को वो चाहिए। सुहानी हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ वो चाहिए और हानी को भी चाहिए। मुकुल ने हानी की तरफ देखा, वो भी एक्साइटेड हुई मुकुल को देख रही थी। मुकुल को याद आया कि हानी कैसे कैसे सुहानी को बेवकूफ बनाकर उससे अपने काम निकलवाती है। उसने हानी को आंखें छोटी करके घूरते हुए देख बोला, फ्रेंड डिसाइड कर लो, क्योंकि टेडी एक मिलेगा, चाहिए किसे। हानी ने मुंह बड़ा करके उसको देखा, फिर सुहानी की तरफ उसका हाथ खींचते हुए सुहानी से बोली, ये आपके फ्रेंड अच्छी वाले फ्रेंड नहीं है, मैंने कहा था ना लड़के अच्छे दोस्त नहीं होते हैं। मुकुल ने आंखें छोटी करके सुहानी को घूरते हुए कहा, लिटिल कैट आप बिल्कुल शांत रहिए। हानी ने नामे सिर हिलाया। अब सुहानी मुकुल से और भी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। मुकुल ने सुहानी के हाथ को पकड़ के उसे खड़ा करते हुए कहा, आप सोच ले, आपको अपने लिए चाहिए या हानी के लिए। सुहानी मुंह लटकाकर खड़ी हो गई, सोचने लगी। कुछ देर बाद उसने कहा, अपने लिए। मुकुल ने बड़ी सी स्माइल ली, सुहानी को देखा और उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ गया। हानी मुंह खोले उन्हें देख रही थी। हानी भागते हुए उन दोनों के सामने आकर खड़ी हुई। उसने गुस्से से मुकुल को घूरा, फिर मासूम चेहरा बनाकर सुहानी को देखते हुए बोली, बुआ आप मुझे भूल गई, आपने दूसरा दोस्त बना लिया। हानी ने आपकी कितनी मदद की है, आप हानी को नहीं दिलाएंगे। सुहानी ने पपी आइज से मुकुल को देखा, कनक को, फिर वहां से जाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग ले लीजिए उसे। उसे उदास जाते हुए देखकर मुकुल ने हानी को बोला, उसे नाराज कर दिया ना। मुकुल भागते हुए सुहानी के पास आया, सुहानी के सामने खड़ा होते हुए बोला, अच्छा ये नाराज होने वाली बात कौन सी है, मैं दोनों को टेडी दिला दूंगा। कनक ने वहां आते हुए कहा, किसी को डटेरी नहीं मिलेगा, तीनों के तीनों यहाँ से चलिए या फिर शिवाई को बुलाओ। शिवाई की बात पर सुहानी ने नामे सिर हिलाया, भाभी उन्हें नहीं बताना, वो मेरे फ्रेंड को पसंद नहीं करते। फ्रेंड वो आपको क्यों पसंद नहीं करते। मुकुल कुछ बुदबुदा रहा था। सुहानी उसके होठों के पास कान ले जाती हुई बोली, जोर से बताए, समझ नहीं आ रहा है। मुकुल तेजी से पीछे हटा, बोला, कुछ नहीं, बस वो तुम्हारे भाई को पसंद नहीं हूँ मैं। सुहानी उसे घूम घूम कर देखने लगे, इतने अच्छे हैं दिखने में, फिर क्यों पसंद नहीं, क्या आपके पास से बदबू आती है। कनक और हानी मुंह दबाए हंस रही थी। हानी ने कहा, हाँ हाँ बुआ, इनके पास से स्मेल आती है, क्योंकि ये शावर नहीं लेते। सुहानी ने आंखें बड़ी बड़ी कर मुकुल को देखा। मुकुल ने नामे सिर हिलाया, बोला, ये बच्ची पागल है, कुछ भी बोलती है, तुम इस पर ध्यान नहीं दो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें टेडी दिलाऊंगा। टेडी की बात पर सुहानी सब भूल कर मुकुल के साथ खुश होती हुई उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ भागी। कुछ देर बाद मुकुल अपनी कार में दोनों टेडी रख रहा था। सुहानी और हानी दोनों ही उसकी कार में बैठ चुके थे। वो उन टेडी के ऊपर बैठे हुए थे। मुकुल ने सुहानी को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे आराम से बैठो, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। सुहानी ने हाँ कहा और जल्दी पर सीट को पकड़कर मुकुल की तरफ आगे को झुकते हुए बोली, आपने बहुत अच्छा काम किया है फ्रेंड। मुकुल इतने करीब सुहानी के चेहरे को देखकर सांसें रोक सुहानी को देखने लगा। सुहानी ने मुकुल के गाल पर किस किया और पीछे की तरफ बैठते हुए बोली, बहुत अच्छा फ्रेंड। मुकुल ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली और सोचा, ये लड़की किसी दिन अपनी मासूमियत और बचपने से मेरा कत्ल करेगी। सुहानी ने फिर से मुकुल की तरफ आते हुए कहा, क्या आपने कुछ कहा। मुकुल ने नामे सिर हिलाया और बोला, नहीं वहीं बैठे रहो आराम से। उसे ऐसे घबराते हुए देखकर हानी घूरने लगी। वीनू अपने सामने खड़े शिवांश को घूर रही थी, उसकी आंखों में शक से दोनों को देख रही थी। शिवांश ने वीनू के हाथ थामते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। वीनू ने उसके हाथ हटाते हुए कहा, ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं पता चलनी चाहिए। शिवांश ने अभय को जाने का इशारा किया, लेकिन वीनू ने उसे रोक लिया। अभय ने हाँ में सिर हिलाया और खड़ा हो गया। वीनू ने शिवांश को घूरते हुए अभय से कहा, अभय आप बताएं, ये मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ छुपा सकता हूँ क्या। लेकिन वीनू की आंखों में शक देखकर उसने कहा, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, बस एक सरप्राइज था। वीनू ने आंखें छोटी करके शिवांश को घूरने लगी और कहा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करें, मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं क्या छिपाऊंगा तुमसे, वही जो हर बार छिपाते हैं। कुछ नहीं है ऐसा मेरी जान। वीनू ने शिवांश को देख कहा, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं। शिवांश ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, तुम हो बेवकूफ मुझे पता है। लेकिन वीनू ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, नहीं आप मुझे बेवकूफ बना सकते। अभय ने शिवांश को देखकर कहा, बॉस बता दूं। लेकिन शिवांश ने उसे आंखों से ही रोक दिया। वीनू ने अभय से पूछा, आप बताइए क्या कह रहे थे। अभय ने शिवांश को देखते हुए, ये एक डिनर डेट प्लान कर रहे थे, बस वही सरप्राइज था जो आपसे छिपाना था। वीनू ने अभय को देखा और कहा, आप सच कह रहे हैं। अभय ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ।
शिवांश ने अभय को डांटते हुए कहा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी पीठ तोड़ दूंगा। यंग लेडी ध्यान रखें, सबका बहुत कुछ तोड़ रहे हैं आजकल कहीं। जाओ। अभय तेजी से वहां से निकल गया। वीनू ने शिवांश को कहा, आप मुझे उल्लू नहीं बना सकते, मैं जानती हूँ आप मेरी बच्चा बात सुनो। बच्ची नहीं हूँ, वीनू ने मुंह फुलाया। शिवांश ने वीनू की कमर पर हाथ रख कहा, आओ तुम्हें बड़े वाले खेल खिलाऊं। वीनू ने शिवांश के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर किया। शिवांश ने नाराजगी से वीनू को देखा, वहां से जाने लगा। वीनू शिवांश को जाते हुए देखकर उसके पीछे उसे आवाज देते हुए आने लगी, अरे सुनिए तो, मैंने ऐसा कब कहा, आप तो नाराज हो गए। शिवांश ने पलटकर नहीं देखा, शिवांश की तरफ जाने लगा। वह सामने आकर खड़ी हो गई, अपने हाथ फैलाते हुए बोली, कहाँ जा रहे हैं? पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। शिवांश ने नाराजगी से कहा, क्या करोगे मुझे अपनी बात सुनाकर? कम है तुम्हारे पास सुनने वाले, जाओ उन्हें सुना दो। उसने शिवांश के हाथ को थामते हुए कहा, तब गुस्सा ना कीजिए, ना मेरी तरफ देखे। शिवांश ने नाम ऐसे हिलाया। वीनू ने फिर कहा, आप मेरी तरफ देखे। वीनू ने शिवांश का चेहरा पकड़कर अपने तरफ देखने पर मजबूर करते हुए कहा, अच्छा सॉरी, मुझे नहीं पता था आप मेरे लिए डेट प्लान कर रहे हैं। आप जानते हैं ना मैं आपका सरप्राइज खराब क्यों करती? शिवांश ने कहा, तुम जानकर करती हो सब, तुम्हारी प्लानिंग होती है ताकि तुम्हें मेरे साथ अकेले वक्त ना बिताना पड़े। उन्होंने आंखें बड़ी करके शिवांश देखा, कहा, कैसी बातें करते हैं? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई खो सकता है क्या? शिवांश ने उसे देखा, कहा, बटरिंग करना बंद करो, वैसे तुम्हें लाख काम होंगे, जाकर करो। शिवांश को हग करते हुए उसके सीने पर चिन रखकर वीनू ने सिर उठाते हुए कर शिवांश को देखा, सोच रही हूँ आज थोड़े काम कोई और कर लेगा, मैं आपके साथ वक्त बिता लेती हूँ। शिवांश ने नामे सिर हिलाया, जाओ मॉम की मदद करो, मेरे साथ वक्त फिर कभी बिताना। कल एंगेजमेंट है तुम्हारे चहेते देवर की। वीनू को जैसे ही याद आता है उसने सिर पर हाथ रखकर कहा, ओ गॉड, मॉम ने मुझे ज्वेलरी लाकर उनके रूम में रखने को कहा था जिससे वो फना की ड्रेस से मैच कर सके, मैं तो भूल ही गई। शिवांश ने कहा, जल्दी जाओ वरना तुम्हारी सास तुम्हें सारा वक्त अपने साथ ही बिताने पर मजबूर कर देंगी। वीनू तेज कदमों से उस तरफ को चली गई। शिवांश ने गहरी सांस ली, खुद से बोला, बच के आ गए, इसे पता चल जाता मेरे कान खा लेती। अगले दिन सुबह से वीनू कामों में लगी हुई थी। पूरा घर पहले से ही सजाया गया था, जैसे कुछ आज से पहले उसे कभी ना सजाया न गया हो। ध्रुव शिवांश सुबह से अपने आप करवा रहे थे, सब कुछ परफेक्ट चाहिए था उन्हें। गार्डन में एंगेजमेंट की तैयारी की गई थी, इस वक्त स्टेज की चेकिंग चल रही थी। शिवांश अभय को देख रहा था, उसने अभय को देखते हुए कहा, अधिराज रावत कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर रहना हमें। शिवांश को ध्रुव ने आवाज दी, तब शिवांश उनकी तरफ चला गया। अभय ने गिरीश को देखते हुए कहा, आज कुछ नहीं होने चाहिए, इसका खास ख्याल रखना होगा। वो दोनों वहां से बातें करती हुई चले गए। वहीं सारी औरतें पैलेस से इधर उधर होती हुई चहलकदमी मचाए हुए थी, सब बच्चे एक तरफ खेल रहे थे। वीनू के रूम में आई, उसने फना के बेड पर थाल रखते हुए कहा, जो तुम्हें फिट करा रही थी। उसने उसे उठाकर उन्हें देखा। वीनू ने उसे एक साइड रखे हैंगर क्लॉथ स्टैंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तीनों की मैचिंग ड्रेस है, ये तुम्हें पहननी है, ये सारी तुम्हारी ज्वेलरी और बाकी का सामान एक बार देख लेना, मैं उनको देखकर आती हूँ। सुबह से नहीं दिखे हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं है। फना ने कहा, भाभी आप कितना काम कर रही हैं, कुछ मुझे बताए। वीनू ने न में सिर हिलाया, तुम बस अपनी एंगेजमेंट की तैयारी करो, बाकी सारा कुछ मैं देख लूंगी। कहते हुए वो फिर बाहर की तरफ चली गई। वीनू गैलरी से जा रही थी, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे करने की तरफ खींचा। जब उसने सामने देखा, उसकी घबराहट गुस्से में बदल गई। उसने शिवांश के सीने पर मारते हुए कहा, ये क्या था? शिवांश ने उसे बेड की तरफ इशारा करती हुई कहा, सुबह से तुम इधर उधर हो रही हो, तुम्हारा थक गई हो, चलो कुछ खा लो। वीनू ने कहा, मैं भी आपके पास आ रही थी। दोनों वही बैठकर लंच करने लगे। दोपहर से शाम का बेटी किसी को पता ही नहीं चला। सब बच्चे रेडी हो चुके थे और एक तरफ गार्डन में खेल रहे थे। हानी अपने कमर पर हाथ रखे सामने खड़े आरंभ को बुरी तरीके से घूर रही थी, जो खुद भी उसे ऐसे ही देख रहा था। वहाँ ऋषु ने आते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? हानी ने सिर घुमाकर ऋषु को देख बोली, तुम्हें बता दूंगी, फिर अभी अपने दोस्त के भाई का ही साथ दोगे। ऋषु ने हानी के सिर पर मारते हुए कहा, भाई का दोस्त पहले बोलना सीख ले। हानी ने हाँ मैं सिर आया, व्हाटएवर, लेकिन इस आदमी को समझा लो। ऋषु ने फिर उसके सिर पर मारकर कहा, ये आदमी नहीं है। हानी ने झुंझुलाकर ऋषु को देख कहा, हाँ इस बच्चे को समझ लो, मुझसे 2 फीट की दूरी पर रहना है। इसने मेरे गाउन पर पैर रख दिया, अगर उसे कुछ हो जाता तब आरंभ ने कहा तब मैं दूसरा गाउन ला देता, तुम्हारी तरह कंगाल नहीं हूँ। हानी ने सिर घुमाकर उसे देखा। हानी आरंभ को बुरी तरह घूर रही थी। उसने कहा, तुम्हें पता है ये सिर्फ एक ही डिजाइन था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काउंट पर पैर रखने की? आरंभ ने अपने कदम हानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें बहुत ज्यादा हिम्मत आ रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह कैसे बात करते हुए करने की? दोनों को लड़ता हुआ देखकर ऋषु बाहर से सॉफ्टी के पास चला गया। रिद्धव ने वहां आते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हानी ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए रिद्धव को देख कहा, भाई इसने फिर से मुझे बुली किया। रिद्धव ने सिर घुमाकर आरंभ को घुरा, तब आरंभ ने कहा, नौटंकी है, उसके ड्रामे से हर कोई वाकिफ है, तुम्हें ही बेवकूफ बना सकती है। बोलते हुए आरंभ वहां से चला गया। रिद्धव हानी से कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से आवाज आई, रिद्धव रिद्धव। रिद्धव ने सिर घुमाकर देखा, रुद्रानी मिष्टी और रुद्रम के साथ खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। वंश इस वक्त स्टेज पर खड़ा था। उसके एक्साइटमेंट लिए शिवांश से कहा, भाई वो कब आएगी? फोन करो। उसने कहा, थोड़ा सब्र कर लो, तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है, आती होगी, वैसे भी एंगेजमेंट का टाइम हो गया है। वंश ने मुंह बनाकर उसे देखते हुए कहा, इतना टाइम हो गया है, कितनी टाइम से रेडी हो रही है? क्या हूर परी बनकर आएगी? ऐसे ही आ जाए, फिर भी मैं उसे एंगेजमेंट करूंगा। सुबह से नहीं दिखी है। ध्रुव ने कहा, उसे देखने की तुम्हारा टाइम गया, 5 दिन बाद देखना। मुझे जो भी करना पड़े मैं उसे रोज देखूंगा। ध्रुव ने अपनी गहरी सांस लेकर वहां से जाते हुए कहा, शिवांश इसे संभालो, ये लड़का मुझसे नहीं संभलने वाला है। शिवांश ने कहा, डैड आप जाए, इसे मैं देखता हूँ। वीनू ने जैसे शिवांश की सीरियस आवाज सुनी, बोला, मैं संभला हुआ हूँ भाई, मुझे संभालने की क्या जरूरत है?
फिर भी वंश बेताबी से इधर उधर देख रहा था। शिवांश ने कहा, सीधे खड़े रहो। शिवांश बिल्कुल सीधा खड़ा हो बोला, भाई भाभी से पूछो ना। शिवांश ने कहा, यहीं रहो, अगर यहाँ से तुम्हें ले तब तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। बोलते हुए वहां से शिवांश स्टेज से नीचे उतर गया। वंश ने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, कितना टाइम लगेगा तुम्हें फना। उसी वक्त वहां पर शोर गूंज गया। वंश ने फिर उठाकर देखा, तब फायरिंग कर रहा था, साथ ही आसमान से फूल गिर रहे थे। चौपर आसमान से फूल बरसा रहे थे। वंश ने सामने देखा, फना को देखते हुए उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो 2 कदम आगे बढ़ गया। अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, सच में हूर की परी लग रही है। फना ने व्हाइट स्काई ब्लू कलर का ये बॉल गाउन पहना हुआ था, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और स्ट्रेट हेयर। अपने गाउन को आगे से पकड़े हुए वंश को देखते हुए मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। पीछे वर्षा के गोद में रुवांश था, जिसने और फना के मैच का ही ड्रेस पहना हुआ था। वीनू के साथ फना बातें करती हुई आ रही थी। वंश ने वहीं से फना को फ्लाइंग किस करते हुए कहा, आई लव यू सो मच, यू आर सो ब्यूटीफुल जान। फना के चेहरे पर शर्म से नार हो गए। वीनू फना को स्टेज तक लेकर आई। फना का हाथ वंश के हाथ में देते हुए वीनू ने कहा, अब इसे तुम्हें सारी जिंदगी संभालना है। वंश ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। मेरी जिंदगी के बेशकीमती इंसानों में से एक है। वीनू फना को वंश के साथ छोड़कर वीनू ने वहीं से सब तरफ नजरें घुमाई। शिवांश उसे एक तरफ अपनी अदाओं के जलवे बिखरते हुए देखा। इस वक्त वो इतना हैंडसम लग रहा था। वीनू ने कहा, उफ खुदाया क्या, मुझे उनके पास जाना चाहिए। लेकिन शिवांश को कुछ बिजनेसमैन के साथ इन्वॉल्व देखकर वीनू ने बच्चों की तरफ देखा, तो उस दूरी पर उसे रिद्धव सॉफ्टी और रुद्रानी के साथ दिखा। ऋषु उसे कहीं भी नहीं दिखा। वीनू जल्दी से स्टेज से नीचे आई, सब तरफ देखने लगी, लेकिन ऋषु कहीं भी नहीं था। वीनू वहीं पर ऋषु को देखने के लिए आगे बढ़ गई। कुछ दूरी पर आकर उसके सामने ऋषु दिखा। ऋषु की देखते हुए वीनू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। YouTube channel link K https skeptical smiley face www.youtube.com/@offictionalworld 112 इश्क के जान मिसिंग विनू डॉट। अब आगे वंश अपने हाथ में थामे हुए फना के हाथ को देख रहा था। फना ने सिर झुकाया हुआ था, उसे ऐसे देख वंश फना करीब आया। फना अपने बालों को कान के पीछे करने लगी। वंश ने सिर झुकाकर फना की आंखों में देखा। फना ने कहा, वंश क्या कर रहे हो। वंश ने ना में सिर हिलाया, बस खुद यकीन कर रहा हूँ कि मेरी चाहत, मेरी ख्वाहिश और मेरी मन्नत मेरे सामने है। सच में उम्मीद नहीं थी मुझे कि कभी मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। फना ने सिर उठाकर वंश को देखा, उसकी नजरें वंश की नजरों से टकराई। वंश की नजरें फना पर थी। फना ने वंश को चमकते चेहरे को देखते हुए वंश के हाथ को चूमते हुए कहा, यकीन कर लो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है, मन्नत जिंदगी बनकर सारी उम्र तुम्हारे साथ गुजारने वाली है। वंश ने मुस्कुराकर फना को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। फना खुद को खुशनसीब समझ रही थी कि इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स उसकी किस्मत में लिखा गया था। उसने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो वंश से मिल पाएगी या कभी उसको इस तरह अपना होता हुआ देख पाएगी। फना वंश को हग करने के लिए आगे बढ़ी थी, वहां बरखा और वर्षा ने आते हुए कहा, क्या हो रहा है। कपल्स नीचे है और यहाँ कोई अकेले अकेले खड़ा बातें कर रहा है। ये तो सही नहीं है, एक डांस बनता है। वंश ने हाँ में सिर हिलाया, चलिए आप पार्टनर बने तब डांस भी कर लेते हैं। वर्षा ने नाम में सिर हिलाकर वंश से कहा, उधर वो को देख रहे हो बद्री, वो मुझे किसी और का पार्टनर नहीं बनने देगा। बेहतर होगा तुम अपने पार्टनर के साथ जाओ और मैं अपने पार्टनर को देखती हूँ। वंश ने वर्षा को देखते हुए कहा, अरे ये क्या भाभी, आप ऐसे कैसे कर सकती है, मुझे छोड़कर किसी और के साथ। वर्षा ने आंखें बड़ी करके वंश को देखा। वर्षा वंश के टांग खींचने के लिए आए थे। वंश हमेशा की तरह उस पर उल्टा पड़ रहा था। बरखा ने हंसते हुए कहा, वर्षा तुम्हारी प्लानिंग इस पर नहीं चली गई है, ये 2 कदम आगे है इन मामलों में। बरखा और बरसा ने फना को अपने साथ ले गई। वंश उनके पीछे आया, वहाँ एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग प्ले हुआ। बरसा ने फना के हाथ को वंश के हाथ में देते हुए कहा, लो एंजॉय करो, आज तुम्हारा दिन है। फना ने सिर घुमाकर इधर उधर देखा, पर वंश ने कहा, किसे देख रही हो। फना ने कहा, रुबांस को देख रही हूँ, कहीं नहीं दिख रहा। वंश ने फना का चेहरा दूसरे तरफ किया, तब रुबांस वहाँ ध्रुव की गोद में था, अनिका के साथ खड़े थे, वो किसी से बात कर रहे थे। फना ने कहा, मुझे याद कर रहा होगा ना। फना का हाथ थाम वंश ने उसकी कमर पर हाथ रख फना को अपने करीब कर कहा, फिलहाल मैं तुम्हें शिद्दत से याद कर रहा हूँ, मेरे सीने पर सिर रख के देखो, मेरा धड़कता दिल तुम्हें इस बात की गवाही देगा। फना ने सिर उठाकर वंश को देखा, उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे किसी गवाही की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मौजूदगी मुझे एहसास करा देती है। वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ रहते हुए तुम पर असर हो रहा है, मेरी तरह बातें करने लगी हो। फना ने कहा, मैं पूरी की पूरी तुम्हारी और तुम्हारी तरह होना चाहती हूँ। वंश हंस दिया, उसने एक कदम पीछे लेकर फना को गोल घुमाते हुए अपने पास किया, फिर थोड़ा झुककर फना के माथे पर होंठ रखते हुए खड़ा हुआ। फना भी वंश का हाथ पकड़े 2 कदम वंश से पीछे लेकर फिर तेज से आगे आई और वंश ने फना के कमर पर हाथ रखते हुए उसे ऊपर उठा लिया। ध्रुव अनिका दूर खड़े उन दोनों का डांस देख रहे थे। वंश को इतने खुश देखकर अनिका ने ध्रुव के बाजू पर सिर रखते हुए कहा, फाइनली मेरे सभी बच्चे सेटल हो गए और अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं। ध्रुव ने सिर्फ झुकाकर अनिका को देखा, फिर उनकी कमर पर हाथ रख उन्हें अपने करीब करते हुए बोले, तब इसका मतलब अब आप फ्री हैं। अनिका ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ना कोई जिम्मेदारी है और ना कोई परेशानी। ध्रुव ने कहा, तब हम चलते हैं। अनिका ने कंफ्यूजन में ध्रुव को देखा और कहा, हम कहाँ जाएंगे। ध्रुव ने कहा, क्या हुआ, एक हनीमून प्लान कर लेते हैं, आप फ्री हैं ना। अनिका ने आंखें बड़ी करके ध्रुव को देखा, फिर आसपास कोई उनकी बात तो नहीं सुन रहा। ध्रुव के हाथ पर मारते हुए बोले, आप बस करें, हर टाइम आप बस यही बातें सोचती हैं। ध्रुव ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, आप फ्री हैं ना और फ्री टाइम में कोई अच्छा काम करना चाहिए। अनिका ने उन्हें घूरते हुए बोली, ये अच्छा काम है। ध्रुव ने में सिर हिलाया, मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा काम है। अनिका ने उनकी गोद से रुवांश को लेते हुए कहा, जाइए अपने दोस्त से मिलिए, इधर ही आ रहे हैं। आपका दिमाग सटक गया है क्या। अनिका वहां से चली गई। ध्रुव ने उन्हें जाते हुए देखकर खुद से कहा, ये मुझे कुछ नहीं समझती। दुनिया में देखो, ध्रुव सिंह राठौर का सिक्का चलता है।
सारांश ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, घर में बीवियों का सिक्का चलता है तो ध्रुव राठौड़, ये भूल जाओ कि अन्नों के आगे तुम्हारी चलेगी। ध्रुव ने सारांश को देखते हुए कहा, ये मैं सालों पहले भूल चुका हूँ। तुम ये बताओ, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? सारांश ने दूर खड़ी अनिका के साथ सिया को दिखाते हुए कहा, उसकी वजह से उसे देख रहे हो ना, उसने मेरी चेहरे पर 12 बजाए हुए हैं। ध्रुव ने कहा, इतनी सीधी बीवी मिल गई है, उसे तंग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सारांश ने सिया पर नजरें झुमाई हुई। सारांश ने कहा, केवल तुम्हारे सामने और दुनिया के सामने सीधी है, मेरे सामने तो जंगली बिल्ली बन जाती है। बोलते हुए उन्होंने अपना हाथ दिखाया जिस पर सिया के काटने और नोचने का निशान था। ध्रुव ने आंखें बड़ी करती हुई कहा, ये क्या हुआ है, उसे इतना गुस्सा क्यों आया? सारांश ने कहा, पूछो मत, कितना गुस्सा आया। 5 दिन से मुझसे बात नहीं कर रही और मैं उसके आगे पीछे पागलों की तरह घूम रहा हूँ। ध्रुव बोले, बात नहीं कर रही है, लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया ना? तुम्हारे बिना कुछ किए थोड़ी ही कुछ हुआ होगा। सारांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे कुछ करने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। ध्रुव तिरछी आंखों से उन्हें देखने लगे। तब सारांश ने कहा, हम बीच पर गए थे, मैंने डेट प्लान की थी, उसके बाद वहाँ हमें माया मिल गई। ये सुनते ही ध्रुव ने हंसना शुरू कर दिया। तब काफी मजा आया और आगे क्या हुआ? ध्रुव के पेट में मारते हुए सारांश ने कहा, ले ले मेरी परेशानी पर मजे तुझे बाद में बताता हूँ। वहाँ से जाने लगे, लेकिन ध्रुव ये मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। ध्रुव ने सारांश का हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा बता क्या हुआ है? जब तक तू बताएगा नहीं, हम तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सारांश ने मुंह लटकाए कहा, अरे हम बीच पर गए थे, वहाँ हमें माया मिल गई, उसके बाद पूछो मत सिया किस तरह गुस्सा हुई है। ध्रुव ने कहा, माया ने ऐसा क्या कर दिया? वो दोनों काउंटर की तरफ आ गए, वहाँ ड्रिंक करते हुए बातें करने लगे। सारांश ने एक सांस में पूरा पैगा खत्म करते हुए कहा, क्या कर दिया? मेरी जिंदगी में बवाल मचा दिया, भूकंप आ गया। उसके बाद मुश्किल से मेरी बीवी मुझसे नाराजगी खत्म कर बातें करने लगी थी, उसने माया ने आकर वो सब खराब कर दिया। ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा, ये बता किया क्या है? सारांश ने कहा, मुझे प्रोपोज किया है। ध्रुव ने अजीब से एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, तुझे प्रोपोज किया है? ऐसा क्या देख लिया तुझे? मैं उसका टेस्ट इतना खराब है मुझे नहीं पता था। सारांश ने ध्रुव को घूरते हुए कहा, मेरे दिमाग खराब मत कर। ध्रुव ने कहा, अच्छा जाकर सिया को बताता हूँ तेरे हाथों से क्या क्या हो रहा है। सारांश के चेहरे पर 12 बज गए। उसने जल्दी से ध्रुव का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये मत करना, वैसे ही बहुत नाराज है। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, ओह इतना डर। सारांश लगातार उन्हें घूर रहे थे। ध्रुव ने कहा, अच्छा बता नहीं दूंगा कुछ। सारांश ने कहा, उसने मुझे प्रोपोज किया और सिया को छोड़कर उसके साथ रहने को बोला। फिर क्या? सिया इस कदर गुस्सा हो गई, उसने मुझे माया को कोई जवाब नहीं देने दिया, ना मेरी सुनी ना माया की। सारा फ्रस्ट्रेशन हम दोनों पर निकालकर वहां से चली गई। उसके बाद से मुझसे बात नहीं कर रही है। ध्रुव ने कहा, माया का क्या हुआ? सारांश ने कहा, कल जाकर उससे बात की थी, सब मैटर सॉल्व हो गया। वो मान गई, यहाँ से चली भी गई, लेकिन सिया को ये भी पता चल गया मैं उससे मिलने गया था। ध्रुव ने मुश्किल से अपनी हंसी रोक सारांश को देख सिर हिलाया। सारांश ने कहा, यार बता मैं क्या करूं? ध्रुव ने कहा, कल जैसे पहले मनाया था वैसे ही फिर मां मान जाएगी। वैसे भी उसे तुझसे गुस्सा होने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। बोलते हुए ध्रुव सिया की तरफ चले गए। सारांश ने कहा, आह भरकर उन्हें जाते हुए देखा। ध्रुव सिया को अपने साथ डांस करने के लिए ले गए थे और ये देखकर सारांश चमकती आंखों से सिया को देखने लगे। जल्दी से अनीका की तरफ बढ़ गए। सारे कपल डांस कर रहे थे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वंश और फना थे। वंश फना के चेहरे पर हाथ रखते हुए कुछ गुनगुना रहा था। इस पर फना ने कहा, ऐसे मेरे सामने गुनगुनाने से क्या होगा? अगर सबको अपने आवाज से होश होने पर मजबूर कर दो तब जाने। वंश ने एक आईब्रो रेज कर फना को देखा, तुम्हें अपने पति और होने वाले पति की सिंगिंग पर शक है? फना ने कंधे उचकाते कहा, मैंने बस कभी अपने पति को लाइव सिंगिंग करते हुए नहीं देखा है। इस बार धवंश ने कहा, इस पर वंश ने कहा, फिक्र मत करो, तुम रोज अपने पति को लाइव देखना। फना ने आंखें बड़ी कर वंश को देखा। वंश बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? वंश ने कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे पति के सॉन्ग पर डांस कराते हैं। बोलते हुए वो फना का हाथ छोड़कर वहां से चला गया। स्पॉटलाइट फना के ऊपर पड़ी। बाकी सारे लाइट्स ऑफ हो गए, सारे कपल वहां से हट गए। वंश ने डीजे को कुछ समझाया, फिर कुछ दूरी पर खड़े होकर फना को देखा। ध्रुव और सारांश भी वहां खड़े होकर देख रहे थे। वंश आंखें फना पर टिकी हुई थी। वंश के कॉलर में माइक लगा हुआ था। वंश फना की तरफ कदम बढ़ा रहा था। वंश ने गाना शुरू किया, पीछे से म्यूजिक की आवाज आते हुए उसकी आवाज के साथ मिल रहा था। फिजाओं में वंश की आवाज घुल गई। इतनी प्यारी आवाज पर फना टकटकी लगाए वंश को देखने लगी। वंश लगी इतना हैंडसम रहा था। कब से फना के दिल शोर कर रहा था। उसकी धड़कने कितनी तेज थी जो अब और बढ़ चुकी थी। फना ने अपने एक चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा शहजादा। फना के आसपास बाकी लड़कियां आकर खड़ी हुई। फना ने अपना गाउन उठाकर 2 स्टेप लेते हुए अपने हाथों को हवा में लहराया, फिर गोल घूमी। उसका वो व्हाइट स्काई ब्लू गाउन ऐसा लग रहा था जैसे आसमां में बादल। सारी लड़कियां फना के आसपास घूमती उससे दूर हुई। फना वैसे ही वंश की तरफ आई। वंश भी फना के लिए गाते हुए फना की तरफ आया। रूह को तेरी तलब हर घड़ी रहने लगी, जाने क्यों तेरी तरफ जिंदगी बहने लगी। रूह को तेरी तलब हर घड़ी रहने लगी, जाने क्यों तेरी तरफ जिंदगी बहने लगी। उसने फना के सामने हाथ किया। फना ने वंश के हाथ पर अपना हाथ रखा। फना के हाथ को आंखों से लगाते हुए उसने फना के हाथ को होठों से छू लिया। फना के चेहरे पर हाथ रखते हुए वंश ने गाया, मेरे लम्हों में तेरा असर है, मेरे ख्वाबों में तेरा बसर है, मेरी रातों की तू ही सहर है। ए इश्क के जानफना ने वंश के माथे से अपना माथा लगाया। वंश के साथ गाया। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थी। फना ने वंश के सीने से सिर लगाया। मुझे कुर्बत अपनी अदा कर, जरा इश्क में अपनी फना कर, कभी होना जुदा ये दुआ कर, ए इश्क के जान। फिर फना के माथे पर होंठ रखते हुए उसने फना की आंखों को किस किया। वैसे ही फना के साथ डांस करने लगा। वंश और फना के दूसरे के साथ हर किसी की मौजूदगी भूल चुके थे। शिवांश सब तरफ देख रहा था। सारे कपल्स एक दूसरे के साथ डांस करने में मस्त थे, लेकिन उसे वीनू कहीं नहीं दिख रही थी।
शिवांश अपने बिजनेस एसोसिएट से एक्सक्यूज करके गार्डन के थोड़ी दूरी पर आया, लेकिन उसे वहां भी नहीं दिखी। कुछ दूरी पर सॉफ्टी रो रही थी। ये देखकर शिवांश सॉफ्टी की तरफ बढ़ गया। उसने सॉफ्टी को देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड प्रिंसेस? रिद्ध ने परेशान होकर कहा, मॉम नहीं दिख रही है और सॉफ्टी रो रही है। सॉफ्टी ने शिवांश को देखते ही अपने हाथ फैला दिए। शिवांश ने उसे अपनी गोद में लिया। रिद्धव को देखते हुए बोला, आपने कुछ खाया? रिद्धव ने नमे सिर हिलाया। शिवांश ने पूनम की रिद्धव की ले जाने का इशारा किया। शिवांश ने सॉफ्टी के चेहरे को साफ करते हुए बोला, का प्रिंसेस, व्हाट हैपेंड? ये सुनकर सॉफ्टी शिवांश के सीने से लगकर बोली, मुझे डांस करना है। उसकी तोतली आवाज में सुनकर शिवांश मुस्कुराने लगा। उसने कहा, बस इतनी सी बात, इसमें रोने वाली कौन सी बात थी? सॉफ्टी ने कहा, मॉम नहीं मिल रही। इस पर शिवांश ने कहा, मॉम मिल जाएंगे, बस यही कहीं बिजी होंगी, गेस्ट को अटेंड कर रही है ना। आओ चलो हम डांस करते हैं। कुछ मिनटों बाद सारे लोगों की नजर स्टेज पर डांस करते हुए शिवांश और सॉफ्टी पर टिकी हुई थी। सब बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। कुछ लोग तो वीडियो बना रहे थे। शिवांश अपने घुटनों पर बैठे हुए था। सॉफ्टी उसके सामने खड़ी थी। शिवांश ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए सॉफ्टी के सामने हाथ करते हुए उससे पूछा, विल यू डांस विथ मी? सॉफ्टी ने तेजी से सिर हिलाया। दोनों हाथ शिवांश के हाथ में रख दिए। शिवांश ने सॉफ्टी के छोटे से हाथ को अपने हाथ में थामते हुए उसे अपने पास किया। सॉफ्टी का हाथ अपने कंधे पर रखकर उसके साथ डांस करने लगा। जैसे ही उसने सॉफ्टी को फिंगर पकड़कर उसे गोल गोल घुमाया, सॉफ्टी हंसने लगी। शिवांश ने वैसे ही उसे झुकाते हुए कुछ स्टेप सॉफ्टी के साथ किए, फिर खड़े होकर उसे कमर से पकड़ गोद में उठा लिया और उसके साथ डांस करने लगा। सॉफ्टी सिर ऊपर करके खिलखिलाकर हंस रही थी। सब उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस खूबसूरत पल को देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। शिवांश और सॉफ्टी की जोड़ी सबको पसंद आ रही थी। उनकी डांस प्यार की यह झलक सबके दिलों को छू रही थी। कुछ देर बाद फना वंश फिर से स्टेज पर थे। इस बार रुवांश वंश की गोद में था। वो वंश के पास आने के लिए रोने लगा था। अनिका ने देखते हुए शिवांश से कहा, शिवांश, वीनू कहाँ है? कहाँ चली गई? बहुत देर से नहीं दिख रही है। उससे कहो लोग रिंग्स लेकर आए, उसके पास रखेंगे। शिवांश बोला, देखिए मैं भी उसे ही देख रहा हूँ, यही कहीं होगी। उसने अभय को इशारा किया। अभय तेजी से वहां से निकला, क्योंकि उन्हें वीनू कहीं नहीं दिख रही थी। वंश ने भी ध्रुव से कहा, पापा भाभी कहाँ है? इस पर ध्रुव ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। तुम रुको, आती होगी। वंश परेशान होकर इधर उधर वीनू को देखने लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी भाभी मेरे पास ना आए। उन्हें तो मेरे साथ ही होना चाहिए था। मैं देखकर आता हूँ। ध्रुव ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, वंश सीधे यहीं खड़े रहो, यही होगी। गेस्ट के साथ तुम्हें आज फना के साथ रहना है। तुम स्टेज पर उसे अकेला छोड़कर जाओगे। वंश रुक गया। गिरीश की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज आप जाओ, देखकर आओ ना, भाभी कहाँ है? गिरीश ने हाँ में सिर हिलाया, वहां से चला गया। फना ने वंश को देखते हुए कहा, भाई ने बोला ना, गेस्ट अटेंड कर रही थी, यही होंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? शिवांश को वीनू पूरे गार्डन में नहीं ले गया। उसका दिल घबराने लगा था। उसने अभय को देखते हुए गुस्से से कहा, मैंने कहा था ना, सब पर नजर रखना। गिरीश ने वहां आते हुए कहा, बॉस, अधिराज रावत के 2 आदमी पार्टी में गेस्ट बनकर आ गए हैं। हमारे गार्ड्स ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन सीसीटीवी में उन्हें देखा गया है। शिवांश ने अपनी आंखें भींचते हुए अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। गुर्राते हुए अभय से कहा, तुम सब कहाँ थे? तुम झक मार रहे थे। ये बताओ, अगर यहाँ किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए शिवांश ने परेशानी से इधर उधर देखा। तब मेघ ने कहा, शिवांश क्यों परेशान होता है? यही कहीं होगी, हम देख लेंगे। बोलते हुए उसने कहा, अभय जाकर तुम देखो, मैं उस साइड देखता हूँ। अभय ने हमें सिर हिलाया। वो सब वीनू को देखने चले गए। शिवांश ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अभी मैंने तुम्हें नजर भर देखा भी नहीं, तुम मेरी आंखों से ओझल हो गई। प्लीज मेरे सामने आओ। शिवी तुम कहाँ हो? यूट्यूब चैनल लिंक https skeptical smiley face www.youtube.com/@fictionalworld 113 angry रिशु विनू स्लैप रिशु। अब आगे शिवांश गार्डन में पीछे की तरफ आया। वो एक जगह खड़ा हुआ। वीनू का ना मिलना उसे बुरी तरह से परेशान कर रहा था। अपने दिमाग को शांत कर आंखों को बंद करते हुए उसने सोचना शुरू किया कि वीनू कहाँ हो सकती है। उसी वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई दे, किसी की सिसकियों सुनाई दी। शिवांश ने झट से आंखें खोलकर इधर उधर देखा। इस आवाज को सपने में भी नहीं भूल सकता था। किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई दे। शिवांश ने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। दो पल बाद ही उसे किसी की पीठ दिखाई दी। वो एक पेड़ से टिककर बैठी हुई थी। शिवांश को एक पल नहीं लगा जानने में भी वहां बैठा हुआ इंसान कौन है। शिवांश तेज कदमों से वहां पहुंचा। घुटनों पर वीनू के सामने बैठते हुए बोला, शिवी व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, मैंने हर जगह ढूंढा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वीनू का चेहरा रोने से लाल पड़ गया था। वीनू को ऐसे देख शिवांश को अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। उसने जल्दी से वीनू के चेहरों को हाथों में भरते हुए कहा, क्या हुआ है मेरी जान, यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने कुछ कहा? कोई बात हुई है? मुझे बताओ। वीनू का रोना शिवांश के आने से बढ़ गया। वो सिसकियों और हिचकियों लेती हुई रो रही थी। उसके हाथ शिवांश के हाथों पर थे। शिवांश ने सिर झुकाकर वीनू को देखा। उसकी वो हल्की सूजी हुई आंखें, लाल चेहरा बता रहा था वो काफी देर से बैठी हुई यहाँ रो रही थी। शिवांश ने आगे बढ़कर वीनू को सीने से लगाते हुए कहा, क्या बात हुई है, मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम है? वीनू ने शिवांश को टाइट हग कर लिया। तेज तेज रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मेरी गलती है, मैं बहुत बुरी हूँ ना, मेरी वजह से ही ये हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोलते हुए उसका रोना पहले से तेज हो गया। शिवांश ने वीनू के सिर पर हाथ रख उसके पेट सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। हुआ क्या है ये बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम है? कोई बात हुई है? वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ ना। ये सुनकर शिवांश हैरानी से वीनू को देखने लगा। शिवांश ने हैरानी से वीनू को देखा। क्या हुआ है, क्या बात हुई है, मुझे बताओ, तुम मुझे नहीं बताओगी? वीनू ने शिवांश के सहने पर सिर रखते हुए अपना रोना जारी रखा। शिवांश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हो रहा था।
शिवांश ने वीनू को उठाकर अपने गोद में बिठाया, उसके चेहरे को अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर साफ करते हुए बोला, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वंश ने कह दिया है वो सगाई नहीं करेगा जब तक उसकी प्यारी भाभी नहीं आएगी। तुम यहाँ कोने में बैठकर रो रही हो, उसकी वजह भी नहीं बता रही। पहले मुझे बताओ जान, क्या हुआ है? वीनू ने शिवांश के कंधे पर से रख दिया। मैंने ऋषु को थप्पड़ मारा, मैं बहुत गंदी हूँ ना। शिवांश की नजर वीनू के हाथ पर ही थी, वो वीनू की चोट पर रुमाल बांध रहा था, उसके हाथ रुक गए। उसने हैरानी से वीनू को देखा, वो ये कभी नहीं करती थी, कितनी भी बड़ी गलती उसके बच्चे कर दे उन पर हाथ नहीं उठाती थी। लेकिन आज ये हुआ है, तब इसकी क्या वजह रही होगी? यकीनन वजह बड़ी होगी, वरना वीनू खुद अपनी जान दे दे, अपने बच्चों पर खरोच भी ना आने दे। शिवांश ने उसके चोट लगे हाथ को देखा। अच्छा, तब इसलिए तुमने अपने हाथ की ये हालत की है, मुझे भी तुम्हें सजा देनी चाहिए। वीनू ने कोई नाराजगी नहीं जताई, बल्कि शिवांश की बात से ना अग्री होते हुए बोली, बिल्कुल, आप मुझे सजा दीजिए, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कितना मासूम बच्चा है हमारा, मुझे पता है वो गलत नहीं था, फिर भी मैंने उसे पनिश किया, ऋषु रो रहा होगा। शिवांश ने कहा, जब ये सब पता है तुम्हें, फिर तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? वीनू ने कहा, मिसेस वर्धा की वजह से, वो बहुत बुरी हालत है, यहाँ क्यों आई थी? वो अनिका के साथ काफी वक्त से थी, उन्होंने साथ में बिजनेस किया था। बहुत एरोगेंट लेडी थी, लेकिन उनका वीनू से क्या बात हो सकती थी? मिसेस वर्धा का आना जाना अनिका के साथ पार्टीज में लगा रहता था। शिवांश ने वीनू को देखा, ये भी जानता था कि मिसेस वर्धा वीनू को नापसंद करती थी, उन्हें वीनू एक आंख नहीं भाती थी। इस वजह से अनिका हमेशा वीनू को उनसे दूर रखती थी। बिजनेस रिलेशन और पर्सनल रिलेशन अनिका ने हमेशा अलग अलग रखे थे। जहां वीनू होती थी, वहां मिसेस वर्धा को नहीं होती थी, लेकिन वंश की एंगेजमेंट में पूरी सिटी इनवाइटेड थी, हर तरीके के हर जगह के मेहमान थे और मिसेस वर्धा का भी आना लाजमी था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वीनू ने ऋषु पर हाथ उठा दिया? शिवांश ने वीनू के चेहरे को हाथों में भरते हुए कहा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था? इस वक्त शिवांश की आवाज सर्द थी और उसके चेहरे पर सीरियसनेस थी। वीनू ने कहा, उनकी वजह से मैंने मेरे ऋषु पर हाथ उठाया, वो बहुत बुरी है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। वीनू की आवाज में गुस्सा था, रो अभी भी रही थी। शिवांश ने वीनू के सिर को सहलाते हुए कहा, मुझे बताओ क्या हुआ था? वीनू ने कहा, उन्होंने मुझे कुछ बोला, फिर ऋषु ने उनसे बदतमीजी की और मैंने ऋषु को चुप कराने की जगह उस पर हाथ उठा दिया। शिवांश ने अपनी आंखें भींचते हुए अपने गुस्से को काबू कर कहा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। वीनू का रोना बढ़ गया, उसने कहा, हाँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। शिवांश ने वीनू के सिर को अपने कंधे पर रखते हुए कहा, तफसील से बताओ क्या हुआ था? फ्लैशबैक। वीनू ऋषु को ढूंढते हुए इधर आई थी, उसने देखा था ऋषु अपने सामने खड़ी औरत से कुछ बात कर रहा था। वीनू ऋषु के पास आई, ऋषु से कुछ दूरी पर ही थी कि मिसेस वर्धा को देखकर उसकी आंखें गहरी हो गईं। वीनू ने गुस्से से उन्हें देखा, मिसेस वर्धा ऋषु को कुछ कह रही थी। ऋषु ने सिर्फ उठाकर कहा, यू ओल्ड लेडी, डोंट टॉक शिट अबाउट माय मॉम, अदरवाइज इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये सुनकर मिसेस वर्धा का चेहरा गुस्से से लाल था, उन्होंने ऋषु का हाथ पकड़ते हुए कहा, वो छोटे बच्चे, तुम चुप रहो, तुम समझते क्या हो? खुद को तुम्हारी वो माँ तुम्हारे बाप को जाल में फंसाकर यहाँ की रानी बनी बैठी है। अनिका ने मेरी बेटी को पसंद किया था, लड़की यहाँ आ गई और यहाँ पर राज कर रही है, तुम उसके ही बेटे हो। ऋषु का चेहरा गुस्से से लाल था, किसी से भी वीनू के बारे में गलत नहीं सुन सकता था। उसने दोनों हाथों से मिसेस वर्धा को धक्का देते हुए कहा, स्टे अवे, डोंट टच मी, आई डोंट लाइक इट ऑन माई हैंड। ये सुनकर मिसेस वर्धा ने ऋषु को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम अभी मेरे सामने से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ऋषु ने भी उन्हें घूरते हुए कहा, इट्स माई प्लेस, यू नीड टू गेट आउट ऑफ हियर ओल्ड लेडी। ऋषु का तल्ख लहजा उन्हें गुस्सा दिलाने पर मजबूर कर रहा था। मिसेस वर्धा ने, ओ कम ऑन, यू आर टेलिंग द ओल्ड लेडी आई एम मोर ब्यूटीफुल देन योर मदर एंड माय डॉटर इज मोर ब्यूटीफुल देन हर। वो 2 कौड़ी की मिडिल क्लास लड़की यहाँ आकर बैठी है, तुमने उससे तुम्हें तमीज भी नहीं सिखाया। ये संस्कार है तुम्हारे बड़ों से बात करने के? ऋषु ने उन्हें घूरते हुए सर्द नजरों से देखा, यू ऑल्सो डोंट हैव द मैनर्स टू टॉक टू यंगर पीपल, यू डिजर्व हियर, डोंट टेक माय मदर्स नेम विद योर डर्टी माउथ, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेस वोंट बी गुड। ऋषु बुरी तरीके से घूर रहा था, उसकी धमकी भरी सर्द आवाज पर एक पल को मिसेस वर्धा भी हैरान रह गई थी। मिसेस वर्धा ने कहा, उस मिडिल क्लास लड़की से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? वो है ही ऐसी जैसी खुद जिस बैकग्राउंड से खुद आती है, उसी बैकग्राउंड के संस्कार अपने बेटे को दिए हैं। तुम्हारी माँ आज अगर मेरी बेटी होती, तब बात ही कुछ और होती। तुम इस तरह नहीं होते। उस औरत को कुछ झिझक नहीं थी, एक बच्चे से क्या बात कर रही है। ऋषु की आंखें लाल हो रही थी, वो वीनू के बारे में किसी से भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने दोनों हाथों से मिसेस वर्धा को धक्का दिया और कहा, दफा जाओ यहाँ से। मिसेस वर्धा ने ऋषु को मारने के लिए हाथ उठाया, उससे पहले ही वीनू उनके सामने आई। वीनू ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए मिसेस वर्धा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? बोलते हुए वीनू के हाथ की पकड़ मिसेस वर्धा के हाथ पर काफी कस गई थी। मिसेस वर्धा को चेहरा दर्द से लाल पड़ रहा था, उन्होंने वीनू को देखा, तुम आ गई अपने बेटे के बचाव में। क्या समझना है बेटा है इसे, तमीज नहीं है किसी से बात करने की। तुमने इसे भी अपनी तरह संस्कार दिए हैं। ये सुनकर वीनू ने उनका हाथ झटकते हुए कहा, संस्कार की बात आप मत कीजिए। आप भी जानते हैं आपके और आपकी बेटी के क्या संस्कार हैं, मैं भी बेहतर जानती हूँ। मेरा मुंह मत खोल पाए, बेहतर होगा आप गेस्ट की तरह आइए और यहाँ डिनर करके गेस्ट की तरह लौट जाइए, वरना आप जानते हैं कि शिवांश राठौड़ के बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या हो सकता है। मिसेस वर्धा ने वीनू को देखते हुए एक सार्कास्टिक स्माइल लिए कहा, हाँ, तुम जैसी लड़कियां अपने पति के नाम पर ही उड़ती हैं। वीनू ने कहा, माय मिस्टेक, मैं खुद को करेक्ट करती हूँ, वरना आप जानते हैं शिविना शिवांश सिंह राठौड़ के बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या हो सकता है। मिसेस वर्धा का चेहरा गुस्से से जल रहा था, वो बड़ी नफरत से वीनू को देख रही थी। मिसेस वर्धा लगातार वीनू के बारे में बकवास बोल रहे थे। वीनू ने ऋषु का हाथ पकड़ा, उसे वहां से ले जाने लगी, लेकिन ऋषु नहीं हिला। ऋषु बहुत गुस्से में था, उसने वीनू को देखा, फिर पलटकर मिसेस वर्धा को देखते हुए बोला, यू ओल्ड लेडी जस्ट शट अप, गेट आउट ऑफ हियर, कॉल द गार्ड्स, दे विल पुश यू आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। वीनू ने हैरानी से ऋषु को देखा, वो कभी इतनी बदतमीजी किसी से बात नहीं करता था।
वीनू ने उसे पीछे खींचा। ऋषु, बिहेव, आवाज नीचे करो, चलो यहाँ से। हम बदतमीजों के मुंह नहीं लगना चाहिए। ऋषु ने वीनू से अपना हाथ छुड़ा लिया, दोनों हाथों से मिसेस वर्धा को धक्का दिया। वीनू ने ऋषु को संभालने की कोशिश की। ऋषु, मान जाओ, मेरी बात सुनो, माँ की तरफ देखो। ऋषु ने गुस्से से हौंकते हुए वीनू को देखा। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था, बालों में पसीना दिख रहा था। लाल चेहरे लिए वो अपनी मुठ्ठियां कसे मिसेस वर्धा को देख रहा था। वीनू ऋषु को ले जाने लगी, तभी मिसेस वर्धा ने कहा, यू विच, इसका अंजाम बहुत बुरी तरीके से भुगतोगे। ऋषु ने सिर घुमाकर मिसेस वर्धा को देखा। उसे उस शब्द का अर्थ पता था कि उसने उसकी माँ के बारे में बहुत गलत कहा है। ऋषु ने पलट भागते हुए उनकी तरफ आया, लेकिन वीनू ने उनका हाथ पकड़ लिया। ऋषु ने अपना हाथ छुड़ाया, वहां से जाने लगा। वीनू ने मिसेस वर्धा से कहा, प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। मैं नहीं चाहती मेरे देवर का एंगेजमेंट आप जैसी टॉक्सिक लेडी की वजह से खराब हो। उसी वक्त वीनू की आंखें भरी हो गईं। उसने ऋषु के हाथ में देखा, दिया वापस रख रहा था, लेकिन जमीन पर उसने वहां दिए की डेकोरेशन से दिया उठाकर मिसेस वर्धा के साड़ी के पल्लू के पास रख दिया था। एक पल में आग लग गई। वीनू ने उनकी ऑर्गेन्जा साड़ी को देखा, जिसका पल्लू तेजी से जल रहा था। वीनू तेज गर्मियों से उनके पास आई, अपने हाथों से उनके साड़ी के पल्लू की आग बुझाई और पास में रखे पाउंड पानी डाला। मिसेज वर्धा सदमे में थी। ऋषु वीनू का हाथ पकड़कर खींचने लगा, चलिए माँ। वीनू ने ऋषु को देख कहा, बेबी, जो कि आपने ये क्या किया है। ऋषु ने वीनू की बात नहीं सुनी। वो बोला, सी दिस अ विच। चलिए। वीनू को हाथ पकड़कर खींचने लगा। लवीनू ऋषु को रोक रहे थे। मिसेस वर्धा ने कहा, यही है शिवांश राठौड़ का बेटा। शिवांश राठौड़ का बेटा होने के काबिल ही नहीं है। वीनू कुछ कहती उससे पहले ही ऋषु ने कहा, यू, आई एम गोना किल यू। वीनू ने हैरानी से ऋषु को देखा और कहा, ऋषु, हाइपर हो रहा है तू। वीनू की बात नहीं सुन रहा है। मिसेस वर्धा भी लगातार बोल रही थी। वीनू ने ऋषु के थप्पड़ मार कहा, ऋषु, बिहेव, ये क्या कर रहे हैं, आपने ये क्या किया। अभी वो जल जाती है, उनकी डेथ हो सकती थी। वीनू ने हल्के ही मारा था, लेकिन ऋषु ने अपने चेहरे पर हाथ रखे नम आंखों से वीनू को देखने लगा। उसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वीनू को भी खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने ये क्या कर दिया। मिसेस वर्धा आगे आई, वीनू को कुछ कह रही थी। वीनू ने उन्हें देखकर चीखते हुए कहा, प्लीज शट अप, चली जाए अब यहाँ से। इसकी तेज आवाज पर मिसेस वर्धा चली गई। ऋषु भी वीनू से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागता हुआ चला गया। वीनू ने नम आंखों से ऋषु को देखा, अपना हाथ तेज से वहां रखे डेकोरेशन पर मारा। उसके हाथ में चोट लगी और खून निकलने लगा। शिवांश ने वीनू को गोद में उठाया, वहां से जाते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। वीनू को लेकर स्टेज की तरफ आया। शिवांश को ऐसे वीनू को लाते हुए देखकर वंश ने कहा, भाई क्या हुआ। शिवांश ने वीनू को स्टेज पर खड़ा करते हुए बोला, उसे चक्कर आ रहे थे। वंश ने मुंह बनाकर कहा, मैंने कहा था ना, इतना सब मत करिए, लेकिन आप लोग नहीं माने। सारा काम मेरी भाभी के कंधों पर डाल दिया। वीनू ने पूनम से लेकर रिंग से उनके सामने करते हुए कहा, चलो लेट हो गया है, हम एंगेजमेंट सेरेमनी करते हैं। वंश ने हाँ में सिर हिलाया, जल्दी से आकर फना के सामने खड़ा हो गया। उसकी बेसब्री देखकर सब हंसने लगे। फना ने वंश का हाथ थाम मुस्कुराकर उसे देखा। वंश ने फना के पास झुकते हुए कहा, करो फिर मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूँ। तिरछी नजरों से वंश को देखते हुए फना ने कहा, क्या करने वाले हो। फना ने वंश को रिंग पहनाई। उसके बाद वंश ने फना के रिंग फिंगर पर किस करते हुए फना को अपने तरफ खींचा। वंश के कंधों पर हाथ रखते हुए फना ने हैरानी से वंश की देख, जो तिरछी मुस्कान लिए फना को देख रहा था। उसने झुककर फना के होठों पर होंठ रखने चाहा। फना ने आंखें बंद करते हुए नमे सिर हिलाया। उसे वंश के होंठ अपने माथे पर महसूस हुए। फना के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। उसी वक्त आसमान में शोर होने सबने सिर घुमाकर देखा। आसमान रंगी बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। वहां इतने सारे फायर क्रैकर्स। पास ही अभय रुद्रम खड़े थे। रुद्रम ने वंश को देखते हुए कहा, क्या कहते हैं छोटे राठौड़। वंश ने उछलते हुए कहा, सेरेमनी हो गई है, आप करिए और मैं मजे लेता हूँ। वो भागते हुए रुद्रम के पास जाने लगा। शिवांश ने उसे आंखें दिखाई। वंश पलटकर आया और फना का हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ ले गया। उसी वक्त सारे लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वहां शोर ज्यादा हो गया था। ध्रुव शिवांश को देखने लगे। शिवांश उनसे नजरें चुरा रहा था। वहां फायरिंग शुरू हुई। एक के बाद एक बुलेट कैप नीचे गिर रही थी। शोर इतना ज्यादा हो गया था कि वीनू शिवांश से चिपक गई। शिवांश ने देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, आओ तुम्हें भी इस एक्साइटमेंट से रूबरू कराता हूँ। वीनू ने शिवांश को देखना में सिर हिलाया। शिवांश वीनू को लेकर आया। उसने वीनू के हाथ में गन देते हुए उसका हाथ ऊपर कर 2-3 बुलेट फायर की। वीनू झट से शिवांश के सीने से लग गई। फना और वंश कंपटीशन कर रहे थे। शिवाय की सर्द आवाज वहां गूंजी, आप लोग जानते हैं ये इल्लीगल है। सबने सिर घुमाकर खड़े वहां दूर खड़े सिवाय को देखा। फिर सिवाय को आकाश ने अपने साथ खींचते हुए कहा, आज तुम भी कुछ गलत कर लो। उसने जबरदस्ती सिवाय को अपने साथ शामिल कर लिया। कुछ देर बाद फना टेरेस पर थी। उसने हर तरफ देखा, लेकिन वहां वंश नहीं था। वो फना को बुलाकर खुद गायब हो गया था। फना ने नीचे उस जगमगाते हुए गार्डन को देखा। कुछ वक्त पहले की यादें उसकी जेहन में ताजा हो गई। वो पल बहुत ही खास थे। फना ने अपने सीने पर हाथ रखा। तभी वंश ने उसकी कमर से पकड़ फना के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, तब कैसा लग रहा है। ऋषु एक जगह खामोशी से बैठा हुआ था। उसके आसपास कोई नहीं था। वो दूर बैठे पैलेस को देख रहा था। इस जगह से पैलेस जरा दूरी पर था। ऋषु अकेला था। उसे कोई डर नहीं था, लेकिन ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। तभी किसी ने उसके पास बैठते हुए कहा, तब छोटे राठौड़ उदास हैं। 114 आई विश सी इन माई आईज डॉट। अब आगे। ऋषु ने सिर घुमाकर देखा और फिर सामने देखने लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सामने पास बैठे शिवांश ने आईब्रो रेज कर ऋषु को देख बोला, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। ये बताओ, तुम इस अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी चीज का डर नहीं है। ऋषु ने नामे सिर हिलाया। अपने गालों पर हाथ रखते हुए बोला, बिकॉज आई एम शिवांश राठौड़ सोन। शिवांश ने ऋषु को पकड़कर अपने गोद में बिठाते हुए कहा, फिर भी डरना जरूरी है। निडर होना हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देता है। निडर वो लोग होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता और जिनकी जिंदगियों से कई जिंदगियां जुड़ी हो। उन्हें डर होना चाहिए। जो लोग उनसे जुड़े हैं उन लोगों की जिंदगियां खराब होने से।
ऋषु ने सिर उठाकर देखा, किसी एक के जाने से जिंदगियां खराब नहीं होती हैं। लोग मूव ऑन कर लेते हैं। शिवांश ने नामे सिर हिलाया, वो लोग मूव ऑन कर लेते हैं जिनको तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनकी सांसें तुम्हारी वजह से चलती हो वो मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। सारी जिंदगी घुट घुट कर जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। उनकी जिंदगी से हर खुशी छीन जाती है। ऋषु शिवांश की बात से एग्री नहीं हुआ। तब शिवांश ने ऋषु का हाथ थामते हुए उसका चेहरा अपने तरफ किया, अगर मुझे कुछ हो जाए तब तुम्हारी माँ का क्या होगा? वो मूव ऑन कर लेगी। ऋषु के चेहरे का रंग बदल गया, उसने नामे सिर हिलाया। फिर शिवांश ने कहा, तुम मूव ऑन कर लोगे, रिद्धव सॉफ्टी मूव ऑन कर लेगी, तुम्हारे दादू दादी मूव ऑन कर लेंगे, चाचू मूव ऑन कर लेंगे। ऋषु ने नामे सिर हिलाया, सिर झुका लिया। इस पर शिवांश ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, कभी ये सोचकर लापरवाह मत होना कि तुम्हारे ना होने से सब मूव ऑन कर लेंगे। ऋषु ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश ने ऋषु का चेहरा थामते हुए उसके गाल को देखा, उस पे कुछ नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जयमारा ही ना हो, कोई निशान भी नहीं था। ये देखकर शिवांश ने कहा, तुमने अपने चेहरे पर कुछ लगाया। ऋषु ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, माँ ने बहुत धीरे से मारा और वो खुद डर गई थी मुझे मारने पर। शिवांश ने कहा, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हें मारने का कभी नहीं सोच सकती। ऋषु ने शिवांश के कंधे पर से सिर रख उसके गले में हाथ लपेट लिया, जैसे वो हमेशा करता था। शिवांश ने ऋषु की पीठ सहलाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी माँ ने तुम पर हाथ उठाया, हमें उन्हें पनिश के करना चाहिए। हम कुछ दिन के लिए तुम्हारी माँ को यहाँ से दूर भेज दे, आखिर उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उन्होंने मेरे बेटे पर हाथ उठाया है। ऋषु ने झट से सिर घुमाकर शिवांश को देखा और हाउ डेयर यू, आई विल पनिश यू। ऋषु के बदले तेवर देखकर शिवांश ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, अभी तो तुम उससे गुस्सा थे ना? ऋषु ने कहा, मैंने कब कहा मैं उनसे गुस्सा था? मैं कभी उनसे गुस्सा नहीं होता हूँ। आई एम ए गुड बॉय फॉर माई माँ। शिवांश ने कहा, अच्छा, उन्होंने जो तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ लगाया है उसका क्या है? ऋषु ने कहा, तब मोह है लगा सकती है, मैंने भी उनकी बात नहीं सुनी थी। शिवांश ने मुस्कुराकर ऋषु को देखा, फिर उसे अपने सामने खड़ा किया, गुस्से से शिवांश को देखा, अपने हाथ उठाते हुए बोला, जब से आपकी चूजे आई है आपने मुझे गोद में लेना बंद कर दिया है, इट्स नॉट गुड। उसे देखते हुए कहा, जब से तुम्हें तुम्हारी माँ मिली है तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। ऋषु मुंह फुलाकर पैर पटकते हुए वहां से जाने लगा। शिवांश ने उसके पीछे आते हुए कहा, उधर कहाँ जा रहे हो? इधर, हमें इधर जाना है। ऋषु ने कहा, मैं इधर ही जाऊंगा। शिवांश ने उसे गुस्से होते हुए देखकर कहा, अरे बेटा मेरी बात सुनो। ऋषु भागने लगा, शिवांश उसके पीछे भागने लगा। ऋषु से तेज होकर शिवांश ने आगे जाकर को पकड़कर गोद में उठा लिया। ऋषु ने शिवांश को गुस्से से देखा, इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत ही क्यूट एक्सप्रेशन थे। फिर वो खिलखिलाकर हंस दिया। शिवांश ने ऋषु को गोद में लेते हुए कहा, तुम नहीं सुधरोगे। ऋषु ने शिवांश के बालों को बिगाड़ दिया। वो वैसे ही शिवांश के साथ मस्ती करने लगा। शिवांश ने कहा, सीधे रहो वरना तुम जानते हो मैं तुम्हें पटक दूंगा। कहा, तब कर दीजिए। शिवांश के गले में हाथ डालकर ऋषु लटक गया। शिवांश ने गुस्से से उसे देखा, फिर उसे अपने कंधे पर डालते हुए कहा, चुपचाप रहो, पहले इस पैलेस पहुंचने तक तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। फना और वंश टेरेस पर थे। वंश वैसे ही फना के हाथ कंधे पर चिन रखे के चांद को देख रहा था। उसने फना के हाथ को पकड़कर आसमां की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देख रहे हो, तुम्हें लगता है वो अकेला है? फना ने हाँ में सिर हिलाया, बोली, हाँ वो अकेला ही तो है, तुम्हें उसके साथ क्या दिखता है? वंश ने फना के गले पर होंठ रखते हुए कहा, मुझसे पूछो। मुझे लगता है बिल्कुल अकेला नहीं है। और क्यों अकेला नहीं है? ये मैं नहीं बताना चाहता। फना ने चिढ़कर वंश को देखा, फिर ये बात शुरू ही क्यों की थी? वंश ने मुस्कुराते हुए फना के चेहरे पर उंगली घुमाते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे के ये एक्सप्रेशन देखने थे। फना ने वंश के सीने पर मारा। वंश से दूर होते हुए बोली, मैं जा रही हूँ। वंश ने फना की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। फना वंश के सीने से आ टकराई। उसने वंश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, वंश तू। वंश ने नामे सिर हिलाया, दूर जाने की बात ही नहीं होती है। वंश की बात सुनकर फना ने कहा, मैं चली जाऊंगी, पर वंश ने कहा, इस बार तब जाओगे जब मैं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। फना चुप हो गई। वंश ने सिर झुकाकर फना के चिन पर किस करते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। फना ने पलके उठाकर वंश को देखा। वंश ने उसके दोनों गालों को छूते हुए कहा, यहाँ आज मेरे साथ रहो। फना ने वंश के हाथ को पकड़ते हुए कहा, रूवांश। वंश ने कहा, उसका इंतजाम मैं कराया हूँ, उसकी परेशानी नहीं है, वो सो रहा है, तुम यहाँ मेरे पास आओ। बोलते हुए वो टेरेस पर दूसरी साइड फना को लेकर आया। यहाँ आया जहाँ कुछ काउच रखे थे, बहुत अच्छी ग्रीनरी थी, साथ ही बैठने का बहुत अच्छा इंतजाम था। वंश ने वहाँ खड़े होकर दूर तक फैले आसमान को देखते हुए कहा, पर बिठाकर वंश उसके पैरों के पास बैठ गया और फना के पैरों पर सिर रखते हुए उसने फना के हाथ में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं यहाँ बैठकर क्या सोचता था? फना ने कुछ नहीं कहा। मैं सोचता था काश तुम्हें मेरी जिंदगी में लिख दिया जाए, और देखो मेरी दुआ कबूल हो गई, मुझे तुम्हें मेरी जिंदगी में लिख दिया गया है। कन्हा जी ने मेरी बात सुन ली। फना ने पलके झुका ली। वंश का वो शांत कहा उसके धीमे अल्फाज मिस्री की तरह फना को खुद में घुलते महसूस हो रहे थे। फना इस वक्त कुछ नहीं बोल रही थी या बोल नहीं पा रही थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वंश ने फना की उंगलियों को अपने होठों से छुआ। फना ने सिहरते हुए अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन वंश ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि फना के पैरों पर सिर रखे हुए एक एक कर उसकी हाथ की उंगलियों को चूमते हुए फना के चेहरे को देखा, जो सुर्ख पड़ गया था। वंश ने फना के हथेली पर होठ रखते हुए कहा, तुम जानते हो मैं सबसे ज्यादा क्या मिस करता हूँ? फना ने वंश को देखते हुए न कहा। वंश ने कहा, तुम्हारा वो पहले वाला रूप, निडर, बेखौफ, किसी की ना सुनने वाली, जो मन में आता था तुम वही करती थी। सबसे ज्यादा मेरे आसपास होकर भी तुम्हारा ये दिखाना, तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर मैं 2 दिन के लिए गायब हो जाऊं तो तुम किसी ना किसी तरीके से मेरे सामने आकर मुझे देख ही लेती थी। फना ने आंखें बड़ी कर वंश को देखा। आखिर ये बात सबसे छुपी थी, उसने आज तक किसी से कॉन्फेस नहीं किया था, न ही किसी को बताया था। फना को ऐसे सांसें रोके हुए देखते देखकर वंश ने उसके हाथ के पिछले हिस्से को चूमते हुए सारगोशी की, सांस लो। फना ने एक गहरी सांस छोड़ी, कुछ बोलना चाहा, उसके होंठ हिले और आवाज हलक से नहीं निकली।
वंश ने कहा, तुम इस हालत में नहीं हो, मेरी करीबी बर्दाश्त कर लो, करना इतना भी आसान नहीं है। बोलते हुए उसने फना के पैर को अपनी थाई पर रखा। फना ने वंश के हाथ को देखा जो फना के पैर पर था। वंश ने कहा, तुम जानती हो ये कैसे पता चला? फना ने कहा, ना नहीं। वंश ने कहा, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद एक एक पल में वो सारे एहसास हुए जो तुम मुझसे छुपाती थी, तब ये एहसास भी हुआ, हाँ कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए मैं भी जरूरी था। फना ने तुरंत कहा, तुम मेरे लिए कहीं ना कहीं नहीं, बेहद जरूरी थे, आज भी उतनी ही जरूरी हो तो सांसें साथ छोड़ देंगी अगर तुम मुझे मेरे करीब नहीं रहे तब। वंश ने सिर्फ उठाकर फना को देखते हुए कहा, आखिर मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो ही गई। फना ने सिर हिलाकर कबूल किया। हाँ, उसने वंश के थाई से अपना पैर हटाना चाहा, लेकिन वंश ने उसे रोक दिया। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। फना ने सरप्राइज लुक लिए वंश को देखा, मेरे लिए गिफ्ट? लेकिन क्यों? वंश ने कहा, क्योंकि आज हमारी एंगेजमेंट हुई है, तुम्हें भी गिफ्ट देना है। फना के चेहरा पर अजीब भाव आ गए, उसने कहा, गिफ्ट देना है, लेकिन मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई। वंश ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये तुम्हारा हेडेक है, लेकिन मुझे तो गिफ्ट चाहिए, तब चाहिए मेरा हक है। बड़े दिलकश अंदाज में फना से बोला, अपने सारे हक लेने वाला हूँ मैं। बोलते हुए उसने अपने निचले होंठ को काटा। फना के पूरे शरीर में झुरझुरी हुई। वंश अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला। फना बड़े ध्यान से उस बॉक्स को देख रहे थे। वंश ने उस बॉक्स को खोला, तब उसमें टैटू रिंग थी। ये देखकर फना ने वंश को देखा। वंश ने कहा, कैसे हैं? फना ने कहा, बहुत ही खूबसूरत है। वो डायमंड से जड़े TOERING सच में चांद की रोशनी में चमक रहे थे। वंश ने उसमें उन्हें निकालकर फना के पैरों की उंगलियों में पहनाते हुए कहा, मैं चाहता हूँ तुम शादी के बाद इन्हें पहनो ना, कि तुम्हारी सांस के दिए हुए। फना ने अपने होठों की हंसी दबाते हुए कहा, क्यों आपको मॉम की पसंद नहीं है? वंश ने नामे सिर हिलाया, पसंद है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर हर चीज अपनी पसंद और तुम्हारी पसंद की देखना चाहता हूँ। अगर मेरी दी हुई चीज तुम्हें पसंद ना आए तो अपनी पसंद की पहन लेना, लेकिन किसी और की पसंद की नहीं। फना अपने पैरों में उन टूरिंग को देखा जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और उसने वंश को देखते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारी पसंद बहुत ही खूबसूरत है। वंश ने बड़ी सी स्माइल लिए कहा, तभी मैंने तुम्हें पसंद किया है। अब इन्हें निकाल दो, शादी के बाद पहनना है। वंश ने उन्हें निकालकर बॉक्स में रखा। फना को गुस्सा आया, लेकिन वो वंश के सामने थी, अगले ही पल वो हंस पड़ी। फना के चेहरे पर हया की लाली छा गई। वंश ने उसके गालों को छूते हुए कहा, बस यही तुम्हारी अदा मुझे बेहद पसंद है, इतनी कि मैं सोचता हूँ। बोलते हुए वंश चुप हो गया। फना ने अपने बड़े धड़कनों के साथ बेहद बेताबी से पूछा, क्या? उसकी बेताबों को देखकर वंश ने फना के ऊपर झुकते हुए कहा, यही कि मैं बस तुम्हारी आगोश में रहूं, तुम्हारे करीब, बेहद करीब, इतने कि कोई किसी के करीब ना रहा हो। वंश ने फना के चेहरे पर हाथ रखा, धीरे से बोली, मैं अपनी फीलिंग उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाती जैसे दूसरे कर पाते हैं, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। वंश ने फना के माथे पर होंठ रखे, तब वंश ने फना की आंखों में देखा। फना जल्दी से वंश के गाल पर किस किया, उतनी जल्दी से पीछे हट गई। फना दूसरी तरफ देखने लगी, उसे ऐसे देखकर वंश ने कहा, फना। फना ने घुमाकर वंश देखा। इतने से क्या होता है? वंश ने आंखें बड़ी कर फना को देखा जो उसके करीब बढ़ रहा था। फना ने वंश के गाल पर हाथ रखा। वंश ने झुककर फना के होठों को अपने होठों में ले लिया। फना ने गहरी सांस ली थी। उसने वंश के साथ देते हुए फना ने वंश के गले में बाहें डाली। कुछ देर बाद वंश फना से दूर हुआ। फना ने अपनी तेज सांसों को संभालते हुए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। फना का चेहरा पकड़कर अपने सामने करते हुए वंश ने कहा, जब मैं सामने हूँ तब नजरें मुझ पर होनी चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी सर्दमहरी थी जिसे महसूस करते हुए फना अंदर तक कांप गई। अगले ही पर फना की आंखों में गुस्सा दिख रहा था चेहरे के। फना ने वंश का बाजू पकड़ो, उसे अपनी साइड में गिराते हुए कहा, ये किस तरीके से बात कर रहे हो? फना ने वंश के ऊपर चढ़ते हुए उसके गर्दन को पीछे से पकड़ते हुए कहा, रिवांश ध्रुव सिंह सर राठौर, तैयार हो जाओ। फना रिवांश ध्रुव सिंह राठौर को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। तुम मुझे उसी रूप में चाहते हो ना? फिर लो, मुझे बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रख लेना, क्योंकि तुम जानते हो फना क्या चीज है। बोलते हुए फना ने 2 उंगलियों से अपने बालों को पीछे की तरफ झटका। वंश ने फना के कमर पर हाथ रखा, उसे अपने सटाते हुए देखा। देख लेंगे फना क्या चीज है। दोनों के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। वहीं बीनू अभी तक कमरे में बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। शिवांश ऋषु को लेकर अभी तक नहीं आया था, उसका ना आना बीनू को परेशान कर रहा था। बीनू ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या वो मुझसे नाराज होगा? क्या मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करेगा? एक नजर सॉफ्टी और रिद्धव को देखा, दोनों सो रहे थे। सॉफ्टी आज रिद्धव के ऊपर चढ़ी सो रही थी, क्योंकि शिवांश नहीं था। बीनू उठकर जाने लगी, उसी वक्त शिवांश रूम में आया। बीनू ने उसकी गोद में ऋषु को देखा जो सो रहा था। बीनू भागकर शिवांश के पास आई। वो रो तो नहीं रहा था, वो ठीक है। उसे क्या बुरा लगा? वो ये कह रहा था कि मैं मौत से बात नहीं करूंगा। शिवांश ने नामे सिर हिलाया, पैनिक क्यों कर रही हो? सब ठीक है, वो नहीं रो रहा था। इतना कमजोर भी नहीं है तुम्हारा बेटा कि तुम्हारे नाजुक से हाथ की मार खाकर रोने लगे। शिवांश ने ऋषु को बेड पर लेटाया और बीनू जल्दी से बेड पर चढ़ गई। उसे ने अभी तक चेंज नहीं किया था। शिवांश ने उसे देखते हुए गहरी एक मां के रूप में वो अलग ही होती थी। वीनू के पास आई, उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए वीनू ने ऋषु के माथे को चुम लिया, फिर उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए बोली, मेरा बच्चा, मेरा राजा बेटा। उसने ऋषु को अपने सीने से लगाया। शिवांश देख रहा था, वहां से कपड़े बदलने चला गया, क्योंकि वीनू अभी उसकी तरफ नजर उठाकर देखने वाली भी नहीं थी। वीनू ने ऋषु के हाथों को देखा, उसे अच्छे से चेक किया, उसके गाल को देखा, वहां कोई निशान नहीं थे। फिर भी वीनू ने ऋषु के गाल को चूमते हुए कहा, सॉरी बेटा, सॉरी। माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है, उन्होंने आप पर हाथ उठाया, उन्हें माफ कर दो। सुबह माँ आपकी फेवरेट डिशेज बनाकर आपसे सॉरी बोलेगी। बोलते हुए वीनू ने फिर ऋषु को हग किया। वीनू का गला भर आया। ऋषु गहरी नींद में था, उसे किसी चीज की खबर नहीं थी। वीनू ने फिर से उसके माथे को चचूमा, उसके कपड़ों को देखा, वो अभी भी पार्टी के कपड़ों में ही था। वीनू ने ऋषु का ब्लेजर निकालकर ऋषु की शर्ट निकाली और फिर उसको कपड़े बदलकर एक साइड रख दी। वापस ऋषु के पास आई। शिवांश ने पीछे से आते हुए कहा, उसे सोने दो, तुम भी चेंज लो।
वीनू ने ना में सिर हिलाया। रिशु के पास बैठे उसके हाथ थामते हुए बोली, नहीं, मैं चेंज नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शिवांश को एक नजर रिशु को देखा, फिर वीनू को। अब उसे ही कुछ करना था। वीनू के पास आया, वीनू का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, बस बहुत हो गया, मेरी बात सुनो। वीनू ने घूरकर शिवांश को देखा, मैंने कहा ना, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है। शिवांश वीनू को कमर से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया, जाओ और चेंज कराओ। उसकी सख्त आवाज पर वीनू कुछ नहीं कह सकी। उसने शिवांश को देखते हुए चिढ़कर कहा, आप बहुत बुरे हैं एकदम गब्बर। शिवांश ने कहा, मैं जानता हूँ, अब जाओ बदल कर आओ। वीनू पलटकर जाने लगी। वीनू बाथरूम में जाने की जगह नाराज होकर बालकनी की तरफ चली गई। ये देखकर शिवांश ने गहरी सांस ली। शिवांश वीनू के पीछे पीछे बालकनी में आया। वीनू वहीं खड़ी ठंडी हवाओं को चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। शिवांश ने वीनू के पीछे खड़े होते हुए कहा, नाराज हो गई। वीनू ने शिवांश के हाथ अपने कंधे पर रखे हाथ को झटक दिया, बात ना करें मुझसे। वीनू की कलाई पकड़कर शिवांश ने उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, तुम जानती हो आज तुमने क्या किया है? वीनू ने शिवांश की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा, बताए, मैंने क्या गुनाह कर दिया है? इस पर शिवांश हंस दिया, मैं बताता हूँ तुमने क्या गुनाह कर दिया है। वीनू की कमर पर हाथ रखते हुए उसने उसे अपने करीब खींचा। वीनू के चेहरे पर आए बालों को चेहरे से हटाकर कान के पीछे करते हुए बोला, तुमने मुझे खुद को नजर भर देखने का मौका भी नहीं दिया। वीनू दूसरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन शिवांश की तरफ नहीं देख रही थी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल L https skeptical smiley face www.youtube.com/@offictionalworld D च 115 एंग्री मिष्टी डोंट टीज मी डॉट। अब आगे राणा विला। मिष्टी गार्डन में मुंह फुलाए बैठी थी। उसने अपनी आंखों को हाथों से ढक रखा था। उसके सामने रुद्रम खड़ा था। मिष्टी को देखते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। मिष्टी ने नामे हिलाया, मैं आपकी तरफ नहीं देखूं। उसके बचपने को देखकर रुद्रम ने मिष्टी के सामने आते हुए उसके हाथों को थामकर नीचे किया, मेरी बात सुनो। मिष्टी ने फिर नमे सिर हिलाया, अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। इस बार रुद्रम ने कोशिश की, लेकिन मिष्टी ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी। रुद्रम ने मिष्टी को ऐसे देखकर उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए कहा, मिष्टी, मेरी बात सुनो। मिष्टी ने कहा, आप बहुत बुरे हैं, आपको मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। बोलते हुए उसका मुंह रोने के जैसा हो गया। रुद्रम ने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे ही तो प्यार करता हूँ। मिष्टी ने मुंह फुलाया, झूठ। ये सुनकर रुद्रम ने कहा, सच। मिष्टी ने अपने हाथ छुड़ा लिए, वो वहां से जाने लगी। लेकिन रुद्रम ने उसे गोद में उठा लिया, अच्छा, मेरी बात सुनो, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था। मिष्टी ने रुद्रम के सीने पर हाथ रख उसे पीछे धक्का देने की कोशिश की। रुद्रम ने कहा, क्या कर रही हो, मुझे छोड़े, तुम गिर जाओगी। ये सुनते ही मिष्टी ने कंधों को कसकर थाम लिया, नहीं, मुझे नहीं छोड़ना। मिष्टी की इस हरकत पर हंसने लगा। तब मिष्टी ने मुंह बनाकर उसे देखा, हंस क्यों रहे हैं? मैं आपसे नाराज हूँ। रुद्रम ने हाँ का इशारा किया, मैं नहीं हंसूंगा, मैं तुम्हें मनाऊं। मिष्टी ने बोला, हाँ। रुद्रम ने मिष्टी को अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, क्यों नाराज हो? बोलते हुए उसने मिष्टी के चेहरे पर हाथ रखा। मिष्टी जल्दी से पीछे होती हुई बोली, ये मत करें। रुद्रम ने आईब्राउ रेस कर पूछा, क्यों? मिष्टी ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, मेरा सारा गुस्सा शांत हो जाता है आप जैसे ही मेरे चेहरे को ऐसे करके थामते हैं। बोलते हुए उसने अपने हाथ रुद्रम के चेहरे पर रख दिए। रुद्रम मिष्टी के माथे से माथा लगाते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें मनाऊं? कैसे, तुम मुझे खुद को छूने नहीं दे रही हो? मिष्टी ने कहा, अपनी बातों से मनाइए। रुद्रम ने हाँ में सिर हिलाया, अच्छा, चलो हम वहाँ बैठते हैं। मिष्टी ने मना कर दिया, नहीं, पहले मुझे वहाँ बैठने के लिए मनाएं। रुद्रम ने एक आह भरी, अगर मिष्टी नाराज हो जाए तब सबसे टफ काम उसे मनाना था। मिष्टी को मनाना रुद्रम के लिए सबसे मुश्किल काम होता था। रुद्रम ने मिष्टी का हाथ थामते हुए कहा, मेरी जान, मेरी बात सुनो। मिष्टी ने कहा, नहीं, सुनूंगी नहीं। वहां से जाने लगी। पीछे से रुद्रम ने मिष्टी की कमर में हाथ डाला, उसे ऊपर उठा लिया। मिष्टी के पैर हवा में थे। उसने अपने हाथ पैर चलाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुद्रम ने उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाया, बेंच की तरफ आया। बेंच पर बैठते हुए मिष्टी को अपने गोद में बिठाकर अच्छे से पकड़ लिया। मिष्टी हिल भी नहीं पा रही थी। उसके गाल गुस्से से फूले हुए थे, आंखें बड़ी बड़ी कर रुद्रम को घूर रही थी। इस वक्त मिष्टी रुद्रम को दुनिया की सबसे प्यारी लड़की लग रही थी। मिष्टी को ऐसे देखकर रुद्रम ने उसके चेहरे को थामकर झुककर मिष्टी के नाक पर किस किया, फिर होठों को छू लिया। मिष्टी ने अपना चेहरा पीछे की तरफ करने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। अच्छा, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बस इसलिए ही मुझे जाना पड़ा, वरना तुम जानती हो मैं कहाँ जाता तुम्हें छोड़कर, हम दोनों अपने कमरे में रहते। मिष्टी ने गुस्से से रुद्रम को देखा, बेशर्म। रुद्रम ने कहा, अरे इसमें क्या बेशर्म? मिष्टी नहीं मानी, मेरी जान, काम जरूरी था। मिष्टी ने कहा, आप हमेशा अपने काम करते हैं, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। मिष्टी ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। रुद्रम ने उसका चेहरा अपने तरफ करते हुए कहा, मैं बताऊं, मुझे तुम्हारी कितनी परवाह है? मिष्टी ने नमे सिर हिलाया, मुझे नहीं जानना। रुद्रम के सिरे में सीने छुपाने की कोशिश की। रुद्रम ने मिष्टी को पीछे करते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? पहले मेरी बात सुनो। मिष्टी ने कहा, नहीं, सुनूंगी नहीं। रुद्रम ने उसे आंखें दिखाई। डर से मिष्टी को अपना गला सूखता महसूस हुआ, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बरकरार रखते हुए कहा, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। बोलते हुए मिष्टी की आंखें नम हो गईं। ये उसका आखिरी हथियार था। रुद्रम ने मिष्टी को देखा और कहा, तुम चाहती हो ना मैं सब छोड़ दूं और मिस्टर राठौर की तरह बिजनेस करूं? मिष्टी ने तेज तेज हाँ में सिर हिलाया। तब मुझे इसके लिए पहले सारे काम खत्म करने होंगे ना? मिष्टी ने फिर हाँ में सिर हिलाया। ये देखकर रुद्रम ने कहा, तुम मुझसे ऐसे नाराज होगे, मुझे काम नहीं करने दोगी, तब मैं ये सब कैसे करूंगा? रुद्रम ने मिष्टी के बालों में हाथ चलाते हुए कहा, तुम मुझसे नाराज रहती हो, मैं तुम्हें मनाते मनाते थक जाता हूँ। अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, जाओ, तुम्हें जो करना है करो। उसने मिष्टी को छोड़ दिया। मिष्टी ने सिर घुमाकर रुद्रम को देखा, फिर खड़े होते हुए बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ। वहां से 2 कदम बढ़ फिर रुक गई और मिष्टी ने पलटकर बैठे हुए देखा, रुद्रम की पीठ उसकी तरफ थी। ये देखकर मिष्टी ने अपना सिर झुका लिया। वो खुद नाराज थी, अब रुद्रम नाराज हो गया था।
ये कैसे हुआ? मिष्टी का मुंह बन गया। जब रुद्रम मिष्टी को नहीं मना पाता था तब खुद नाराज हो जाता था। मिष्टी की नाराजगी हमेशा एक पल में हवा हो जाती थी। मिष्टी ने रुद्रम को देखा, धीरे कदमों से उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने रुद्रम के कंधे पर हाथ रखा। रुद्रम ने मिष्टी का हाथ हटा दिया गया। फिर मिष्टी ने पीछे से ही रुद्रम के चेहरे को देखते हुए कहा, अच्छा, मैं नाराज नहीं हूँ। मेरी बात सुनो। रुद्रम ने नहीं सुनी। मिष्टी ने कहा, आपने मेरे साथ डांस नहीं किया, सारे कपल कर रहे थे, वो सब कितने अच्छे लग रहे थे। मेरे साथ फोटो भी क्लिक नहीं कराई, मेरी आइसक्रीम भी नहीं दिलाई। मेरा नाराज होना तो बनता है ना। बोलते हुए मिष्टी खुद रुद्रम के गोद में बैठ गई। रुद्रम ने मिष्टी को अच्छे से पकड़ते हुए कहा, अच्छा, तुम इसलिए नाराज थी? मिष्टी ने हाँ में सिर हिलाया। ने पूछा, अब नाराज नहीं होना? मिष्टी ने ना कह दिया। रुद्रम के होठों पर मुस्कान आ गई। यही रुद्रम करता था। मिष्टी की नाराजगी एक पल में हवा हो गई थी। रुद्रम ने मिष्टी के चेहरे को थामते हुए उसके दोनों गालों पर किस किया। तुम कितनी अच्छी हो। मिष्टी खुश हो गई। रुद्रम के गले में हाथ डालते हुए कहा, सच में मैं बहुत अच्छी हूँ ना? रुद्रम ने कुछ नहीं कहा। मिष्टी को उठाते हुए बोला, चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। मिष्टी की खुशी की कोई हद नहीं थी। उसने खिलखिलाते हुए बोली, सच ही है। मिष्टी को लेकर रुद्रम निकल गया। उसकी गाड़ी जैसे ही गेट से बाहर निकली, बाहर झाड़ियों में छुपे एक आदमी ने किसी को फोन करते हुए कहा, रुद्रम राणा यहाँ से निकल गया है, आगे का काम तुम्हारा है। अगले सुबह पैलेस में हर तरफ सब बातें करने में मशगूल थे। तभी वहाँ राजस्थान से ध्रुव की पूरी फैमिली आ गई। दरवाजे पर ही खड़ी थी। वीनू ने दादी को देखकर उनके पैर छुए। कैसे हैं आप दादी? दादी ने उसे कंधे से लगाते हुए कहा, बहुत अच्छे हो आप, बताइए आप कैसे हैं? हमारे छोटे शैतान के किधर हैं? पीछे से सॉफ्टी ने दादी को पैरों से चिपकते हुए कहा, पर दादी। उसकी तोतली आवाज सुनकर दादी ने मुस्कुराकर झुकते हुए सॉफ्टी को गोद में उठाकर अपने सामने करते हुए कहा, कैसी है हमारी नन्ही राजकुमारी? सॉफ्टी हंसने लगी। दादी के कंधे पर से रख ली। उसका तरीका था बताने का कि वो बिल्कुल ठीक है और दादी को मिस कर रही थी। दादी की बात हर रोज सॉफ्टी, रिद्धव और ऋषु से होती थी। वीनू ने मुस्कुराकर उन्हें देखा, फिर बाकी सबके पैर छूकर उन्हें अंदर आने को बोला। सब आकर हॉल में बैठ गए। दादाजी ने इधर उधर देखते हुए कहा, शिवांश किधर है? ऑफिस गए हैं। दादी ने वीनू को देखते हुए नाराजगी से कहा, क्या है ये? तुमने अपने पति को रोका नहीं? आज के दिन भी ऑफिस? भाई की खुशियों में शामिल होना कोई बुरी बात तो नहीं है। उसे कम से कम 15 दिन की छुट्टी लेनी ही चाहिए। इस बात पर वीनू ने हंसते हुए कहा, दादी 15 दिन की छुट्टी? ऐसे घर में जंग छिड़ जाती। उनसे कहता कौन, आपको छुट्टी लेनी है? माया ने हंसते हुए कहा, ये बात तो सही है। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? वीनू ने हंसते हुए कहा, बिल्ली नहीं, बिल्ले के गले में कौन घंटी बंधेगा, वो भी जंगली बिल्ले के गले में। पीछे से आवाज आई, मेरी जंगली बिल्ली। वीनू जो हंस रही थी, उसने सिर घुमाकर देखा। शिवांश को देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि माया की बात पर वो भी ठहाका लगाकर हंसी थी। शिवांश की गहरी नजरें खुद पर महसूस कर वीनू ने दादाजी को चाय देते हुए कहा, मैं आती हूँ। सुना को देखा हूँ। दादी ने हाँ कहा, उस छोटे सरदार को भेज दो, मैं भी तो देखूं शादी की खुशी में कितना पवजन बढ़ाया है। उसने पीछे से दादी के गले में हाथ डालते हुए कहा, दादी मैंने आपको बहुत मिस किया। अनिका ने वहां आकर दादी के पैर छूते हुए कहा, मासा ने अपने पोते पर जरा नजर रखिए, आजकल बीवी के कमरे के बाहर बहुत मंडरा रहा है, 5 दिन का सब्र हो रहा है। तभी अभय ने आते हुए कहा, आनी अम्मा, अगर बीवी के कमरे के बाहर मंडरा रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं और मंडराने लगा तब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अभय को अकेले खड़ा देखकर अनिका ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे बच्चे की किधर, तुम अकेले अकेले कहाँ से आ रहे हो? अनिका को देखते हुए कहा, ये बॉस लेकर आए थे मुझे, हम किसी काम से जाने वाले हैं, बच्चे तक घर पर हैं। अनिका ने बुरी तरीके से अभय को घूरते हुए बोला, अभी तुम उन्हें घर पर ही रखने वाले हो, कभी तो टाइम दिया करो उन्हें। अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, बस आज का काम है, मैं उन्हें टाइम ही टाइम देने वाला हूँ। शिवांश ने खड़े होते हुए कहा, मॉम, सबकी पैकिंग हो गई हो तब हमें यहाँ से वेन्यू के लिए निकलना चाहिए, काफी वक्त हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। इस पर अनिका ने हाँ में सिर हिलाया, ये बता दो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? फना की विश पूरी करनी है, लेकिन कहाँ? शिवांश ने ऊपर जाते हुए कहा, हम हेवन जा रहे हैं। ये बोलकर शिवांश सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, फिर पलटकर वीनू को देखा, शिवी रूम में आओ, मुझे कुछ कपड़े डिसाइड करने हैं। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। माया ने वीनू को देखते हुए कहा, जाओ जाओ शिवी जाओ, कोई बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वीनू ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहा, भाभी मैं आती हूँ, साथ में ही चलेंगे। माया ने खड़े होकर हंसते हुए कहा, साथ में चलेंगे? देवर जी, जब तुम्हें हमारे साथ जाने देंगे तब जाओगी ना? देखते हैं, वैसे हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है क्या होगा। वीनू तेज कदमों से वहां से निकल गई। माया चांदनी दोनों हंसने लगी। दादी ने माया को आंखें दिखाते हुए कहा, कम तंग करा करो उसे, वो थोड़ी शर्मीली है, तब हर वक्त तुम लोग उसकी खिंचाई करते रहते हो। माया ने दादी को देखते हुए कहा, दादी जब शर्माती है तब बहुत ही प्यारी लगती है, तो उसे तंग करने में अलग ही मजा आता है। दादी ने खड़े होते हुए कहा, चल अनु, बहू से तो मिला दे। और तुम माया, अगर मैंने मजे लेने शुरू करे तो तुम जानते हो तुम्हारा चिपकू पति कितने मौके देता है लोगों को मजे तुम्हारे मजे लेने के। माया का मुंह अजीब सा हो गया। माया ने अनुज को देखा, जो मंद मंद मुस्कुराते हुए चाय के मजे ले रहे थे। वीनू रूम में आई। शिवांश ने हाथ पकड़कर वीनू ने अपने तरफ खींचते हुए कहा, आजकल तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। वीनू ने शिवांश को देखते हुए शांत आवाज में कहा, तब क्या आप चाहते हैं मैं हंसना छोड़ दूं? शिवांश ने आंखें छोटी करके वीनू को घुरा, बहुत उल्टे जवाब दे रही हो। वीनू ने कहा, आपसे बचने का सबसे बेहतर तरीका है आपको इरिटेट कर दो। शिवांश ने एक आईब्रो रेज करके वीनू को देखा, फिर वीनू की कमर पकड़कर वीनू को अपने तरफ करते हुए कहा, मुझसे पीछे छुड़ाना चाहती हो? जब जब तुम मुझे इरिटेट करोगे तब उसका इनाम तुम्हें कुछ इस तरह से मिलेगा। वीनू ने कंफ्यूजन में शिवांश को देखते हुए कहा, इनाम किस तरीके से? शिवांश ने अगले ही पल शिवांश ने वीनू के चेहरे पर झुकते हुए उसके होठों पर होंठ रखे। वीनू ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। वीनू की कमर से शिवांश का हाथ उसके पीठ तक आ गया। वीनू को अपनी सांसें अटकती महसूस हो रही थी। शिवांश का वो सेंसुअल टच
शिवांश वीनू से दूर हुआ। वीनू ने हाफते हुए शिवांश को देखा और शिवांश के सीने पर हाथों को खुद से दूर किया। रहने दे आप सबके सामने मुझे तंग नहीं करेंगे, सब मेरी हंसी बनाते हैं। बोलते हुए वीनू ने बेचारा सा मुंह बनाया। शिवांश ने चमकती आंखों से देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कहाँ तंग करता हूँ। इस पर वीनू ने कहा, पिछली बार मेघ भैया की शादी में आपने जो किया था वो अब नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। शिवांश ने कहा, अच्छा वो नहीं होगा, कुछ उससे अच्छा हो जाएगा। बोलते हुए उसने वीनू को उठाया वहां से चेंजिंग एरिया में चला गया। वीनू ने कहा, कुछ काम है, आप कहाँ ले जा रहे हैं। शिवांश ने कहा, चलो कुछ देर रुको, फिर साथ में काम करते हैं। सब लोग रेडी होकर गार्डन में खड़े थे। सबके लगे और बाकी सामान जा चुका था, लेकिन ये किसी को नहीं पता वो कहाँ जाने वाला था। वर्षा मेघ विध्वंस के साथ आए और साथ में उनके पेरेंट्स भी थे। आकाश, अरुषि, औश और सारांश और सिया भी वहीं थे। अभय अपनी फैमिली के साथ वहीं पर था। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। शिवांश, ध्रुव, अनिका और अपनी बाकी फैमिली के साथ बात करने में लगे थे। वंदना और देव भी वहीं थे। वहीं बरखा वेद दांत के साथ खड़े थे। वो काफी वक्त बाद अब छुट्टियां लेकर आए थे क्योंकि वंश की शादी कोई भी मिस नहीं करने वाला था। अगर किसी ने ये करने की कोशिश भी की तो वंश सारी जिंदगी उसकी नाक में दम करके रखेगा। वंश की नजरें फना पर थी। दादी के पास खड़ी फना को एक तक घूर रहा था। उसकी नजरों का एहसास फना को बखूबी था। वो पलटकर वंश को देखती फिर दादी के साथ बात करने लगती। वंश धीरे कदमों से आकर दादी के साइड में खड़ा हुआ। उसने फना का हाथ पकड़ लिया। फना ने सिर घुमाकर वंश को देखा और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वंश ने उसे आंखों से ही ना में इशारा किया। फना ने बेचारा सा मुंह बनाकर उसे हाथ छोड़ने को कहा। वंश ने फना का हाथ छोड़ दिया, पीछे से आकर उसकी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। फना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शिवांश ने वहां आते हुए कहा, चलिए तब हम निकलते हैं। इस पर वंश ने पलटकर शिवांश को देखते हुए कहा, भाई ये बता दिया हम कहाँ जा रहे हैं। शिवांश ने कहा, पहुंचने के बाद पता चल जाएगा। शिवांश अभय की तरफ बढ़ गया। सुबह की कार ज्वेलरी शॉप के बाहर रुकी हुई थी और सुहानी उस कार में बैठी थी। कनक और सुभाई हानि के साथ ज्वेलरी शॉप में गए थे, लेकिन सुहानी ने जाने से मना कर दिया था। वो वहां बहुत बोर होती थी, उसे कुछ समझ नहीं आता था। सुहानी इस विषय पर उंगलियां फेरती हुई वही कार में बैठी थी। तभी उसे सामने ढेर सारे रंग बिरंगे बलून दिए। सुहानी की आंखों में चमक आ गई। उसने गेट खोलकर बाहर आते हुए कहा, बलून्स। वो उस तरफ जाने लगी, लेकिन बलून वाला कुछ सुहानी की तरफ आ रहा था। सुहानी वही खड़े होकर उसे देखने लगी। उस बलून वाले ने आकर सुहानी के सामने बलून करते हुए कहा, ये इज फॉर यू। सुहानी को आवाज जानी पहचानी लगी, लेकिन उसे चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने बलून साइड में हाथ में लेकर साइड झुकते हुए चेहरा देखने चाहा। सामने मुकुल को देखकर सुहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा, फ्रेंड मुकुल। मुकुल ने हाथ में सिर हिलाते हुए सुहानी की तरफ कदम बढ़ाया। सुहानी अपने कदम पीछे लगने लगी। सुहानी ने बलून्स देखते हुए कहा, वाओ बहुत प्रेटी है। मुकुल ने सुहानी को देखते हुए कहा, तुम भी बहुत प्रेटी हो, लेकिन ये क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही थी, वो भी अकेले अकेले। सुहानी ने कंफ्यूजन में मुकुल को देखा। मैं जा रही थी। मुकुल ने कहा, हाँ तुम जा ही तो रही हो, शादी में। सुहानी को जैसे कुछ याद आया, उसने हाँ में सिर हिलाया। अरे हाँ, मैं तो शादी में जा रही हूँ। मुकुल ने सुहानी को घूरते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। सुहानी ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई के साथ जा रही हूँ, आप भी आ जाइए। मुकुल ने सुहानी के दोनों तरफ हाथ रखते हुए कहा, ये तो सही नहीं है ना, तुम मुझे छोड़कर अकेले जा रही हो। सुहानी ने कहा, तब आप भी चलिए। मुकुल ने कहा, तुम्हारा भाई मुझे ले जाएगा। सुहानी ने कहा, सोचने की बात है, लेकिन हम आपको बंद कर देंगे, भाई को पता ही नहीं चलेगा। इतनी पीछे से सुबह की आवाज आई, भाई को क्या नहीं पता चलेगा। अभय को देखते हुए सुबंश ने कहा, रुद्रम कहाँ है? वो भी अपनी फैमिली के साथ आने वाला था ना। मैंने कहा, हाँ मैंने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, रात से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। अभी उसके असिस्टेंट से बात हुई है, पता चला है उस पर अटैक हुआ है। 116 शी इज द क्वीन ऑफ माय किंगडम। अब आगे। आकाश ने परेशान होते हुए कहा, अटैक हुआ था, अब किसने किया? वो इन सब चीजों से काफी दूर है ना। अभय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत दूर है, लेकिन ये चीजें उससे दूर हो जाए इतनी आसान बात नहीं है। वो रुद्रम राणा है, उसके नाम के खौफ से लोग उससे दूर है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा वो उस काली दुनिया से बाहर कदम रख रहा है तो पहले तो ये चमकती दुनिया के पीछे बैठे सांप लोग, उसके बाद उस अंधेरे में गुम लोग जो इस बस एक मौके की तलाश में है कि रुद्रम राणा उनके हाथ में है, इतनी आसानी से उसे बाहर नहीं आने देंगे। रुद्रम ये सब अपनी बीवी के लिए कर रहा है। मैंने उससे मना किया था कि वो मिष्टी से छुपाकर भी सब कर सकता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। आज तक उसने मिष्टी को धोखा नहीं दिया है, सब कुछ उसकी आंखों के सामने रहा है, इस बार भी रुद्रम उसे धोखा देना नहीं चाहता है। शिवांश ने कहा, फिलहाल उससे कांटेक्ट करो, वो है कहाँ? पीछे से आवाज आई, आप बड़े बेताब हैं मुझसे मिलने के लिए। सबने पलट कर देखा, पीछे रुद्रम मिष्टी और अपनी बेटियों के साथ खड़ा था। रुद्रानी रुद्रम के गोद में थी, वही आशना मिष्टी का हाथ पकड़े इधर उधर देख रही थी। उसने मिष्टी से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मिष्टी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। रुद्रम ने रुद्रानी को नीचे खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन रुद्रानी ने साफ इनकार कर दिया। मिष्टी को वीनू के पास जाने का बोलकर रुद्रम खुद शिवांश की तरफ आ गया। शिवांश ने उसके सिर पर लगी चोट को देखा, उसके हाथ पर भी बैंडेज था। वही हल्की चोट मिष्टी को भी लगी थी। रुद्रम आकर शिवांश के साथ खड़ा हुआ, तब शिवांश ने कहा, ये क्या हुआ? इतनी चोट तुम्हें कैसी लगी है? रुद्रानी ने शिवांश को देखा, फिर आंखें छोटी करके बोली, आपको नहीं पता अंकल, चोट ब्रेव लोगों को लगती है, आपको नहीं लगी मतलब आप ब्रेव नहीं है। मेरे डैड ब्रेव है। शिवांश ने आंखें छोटी कर उस 2 फुटिया लड़की को देखा, जो अभी भी घूर घूर कर शिवांश को देख रही थी। जैसे ही शिवांश ने उसे घूरा, वो रुद्रम के गले में चेहरा छिपाते हुए बोली, डैड अंकल मुझे डरा रहे हैं। रुद्रम ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे बाप के होते हुए तुम्हें कोई नहीं डरा सकता है। इस बात पर रुद्रम ने शिवांश को देखते हुए कहा, अपनी नजरें दूसरी तरफ करो और मेरी मासूम बेटी डर रही है। अभय ने ये सुनकर कहा, ये मासूम 100 शैतानों की नानी है। रुद्रम ने अभय को घा देखा, उसी वक्त अभय के पैर पर मारा, अभय दर्द से कराह गया। रुद्रम ने जानलेवा नजरों से अभय को देखा और कहा, मेरी बेटी को कुछ मत बोलना, वो मेरी हुकूमत की अगली बारिश है।
ये सुनकर रुद्राणी ने हाँ में सर हिलाया। मेघ ने कहा, बारिश बड़ा बच्चा होता है, वो आशना है। ये सुनकर रुद्राणी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए रमेक देखा और कहा, अंकल आप मेरा हक छीन रहे हो। इस बात पर सब हैरान रह गए। मेघ आखिरी बड़ी बड़ी छोटी बच्ची को देख रहा था जो अपनी उम्र से 2 गुना ज्यादा बोल रही थी। रुद्रम ने रुद्राणी के बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, मेरी हुकूमत की रानी है, मेरी रानी बिटिया है। यू नो यू आर अ क्वीन। तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तुम उसकी हलक में हाथ डालकर अपना हक लेने की हिम्मत रखती हो। रुद्राणी ने हमें सिर हिलाया, रुद्रम के माथे को चूम लिया। सब बाप बेटी की जुगलबंदी को देख रहे थे। वहीं रुद्राणी ने अभय के कंधे पर सिर रखे सब तरफ नजरें घुमाई। दूसरी तरफ रुद्राणी को वृद्धा बाकी बच्चों के दिखा रुद्राणी रुद्रम के गोद से नीचे उतर गई और वहां से भाग गई। मेघ ने कहा, बच्ची को देखो, वो गिर जाएगी। रुद्रम ने कहा, रुद्राणी रुद्रम राणा है, गिरना उसकी किस्मत में नहीं है, वो अपने रास्ते खुद बना सकती है। बोलकर रुद्रम शिवांश से बात करने लगा। वहीं तारा मिष्टी को परेशान होकर देख रही थी। उसने मिष्टी के चेहरे पर लगी चोट को छूते हुए कहा, मिष्टी बाबू, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? मिष्टी ने सिर झुका लिया। वो नहीं बताना चाहती थी कि चोट कैसे लगी, क्योंकि तारा रुद्रम पर गुस्सा करती ये मिष्टी को कभी पसंद नहीं था। मिष्टी ने वीनू को देखा और वीनू बात बदल दी। कहा, अच्छा अब हम सब निकलते हैं, काफी वक्त हो गया है। शाम के समय सब एक पैलेस के हॉल में खड़े थे। सारे लोग वहां पहुंच गए थे। अटेंडेंट उनकी रूम की कीज दे रहे थे। वहीं फना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने चमकती आंखों से सब तरफ देखा। विंडो से दिखता बाहर का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। वो लोग कश्मीर आए थे। फना और वंश की शादी कश्मीर में ही होनी थी। फना को शिवांश का सरप्राइज बहुत ही पसंद आया था। उसने इधर उधर नजरें घुमाई। शिवांश को देखा। फना वंश से अपना हाथ छुड़ाकर शिवांश की तरफ भागी। शिवांश के सामने आते हुए बोली, थैंक यू भैया, आपने बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज दिया है। कश्मीर ये तो मेरी फेवरेट प्लेस है। शिवांश ने हाँ में से हिला कहा, तुम्हें डेस्टिनेशन वेडिंग करनी थी, तब अपनी फेवरेट जगह पर करने से बेहतर ऑप्शन क्या होगा? फना ने फिर कहा, थैंक यू भैया। शिवांश ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जाओ प्रिपरेशन करो। फना ने हाँ में से हिलाया। वंश वहां पर आया। फना को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छोड़कर भागने की? फना ने उसे देखते हुए कहा, तो क्या हुआ, मुझे यहाँ आना था। वंश ने कहा, तुम मुझे अपने साथ भगाकर ला सकती थी। फना ने कहा, तुम नहीं सुधरोगे। दादी ने हमें एक दूसरे के साथ रहने को और एक दूसरे को देखने को मना किया है। वंश ने आईब्रो रेज करके उसे देखा और कहा, ये कौन सा लॉजिक है? ना देखने की बात हुई है, बात ना करने की बात नहीं। फना की समझ में नहीं आया। उसने कहा, क्या बोल रहे हो? तब दादी ने फना को आवाज दी। फना ने कहा, मुझसे दूर रहना, मुझे दादी की कोई डांट नहीं सुननी। वंश ने कहा, देखते हैं। फना ने कहा, देख लेंगे। वो वहां से चली गई। गिरीश ने कहा, मेरी बहन को तंग न करना। वंश ने कहा, मेरी बीवी है, आप अपनी बीवी को देखें, और वहां से चला गया। गिरीश मुंह बनाकर उसे देखता रहा। कुछ देर में शिवांश रेडी होकर आया। वीनू मिरर के सामने खड़े हुए अपने बाल ठीक कर रहे थे। उसने हेयर क्लिप लगाकर अपना नेकलेस पहनने के लिए उठाया। शिवांश पीछे से उसके पास आया और वीनू की कमर पर हाथ रखा, उसके गले पर बाइट किया। उफ कहकर वीनू शिवांश को देखा और फिर अपने हाथ से कहा, ये क्या किया? शिवांश ने मुंह बनाकर बोला, क्या किया? अभी कुछ कहा किया। वीनू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो लगातार शिवांश को घूर रही थी। शिवांश ने कहा, अच्छा लाओ करें। वीनू ने गुस्से से दहकते चेहरे के साथ कहा, मूड नहीं है। शिवांश बोला, मूड बन जाएगा। इतना आसान नहीं है। उन दोनों के बीच लगातार सवाल जवाब चल रहे थे। मैं आसान कर सकता हूँ। शिवांश वीनू की तरफ कदम बढ़ा रहा था। वीनू अपने कदम पीछे ले रही थी। नहीं हो पाएगा, कोशिश करके देखते हैं। शिवांश के कहने पर वीनू ने कहा, कोशिश बेकार है। एक बार आओ, मूड भी बन जाएगा, कोशिश भी कामयाब होगी। आउच! वीनू ने शिवांश के पैर पर पैर मारा था। वीनू अभी भी शिवांश से दूर खड़ी थी। शिवांश ने दर्द बर्दाश्त करते हुए कहा, यू आर गेटिंग वाइल्ड डे बाय डे। शिवांश की बात सुनकर वीनू ने सिर उठाकर उसे देखा और कहा, सब आपका ही असर है। बोलकर उसने शिवांश के हाथ में मौजूद नेकलेस को देखा, जो टूट गया था। वो उसे ही ठीक करने की बात कर रहे थे। शिवांश ने कहा, अच्छा मैं ठीक करता हूँ। वीनू ने कहा, रहने दे, आपके बस की बात नहीं है। बोलकर उसने वापस बॉक्स में नेकलेस रख दिया। शिवांश डेविल स्माइल लिए वीनू को देख रहा था। वीनू दूसरा निकालकर पहनते हुए बोली, ये कैसा लगेगा? शिवांश ने वीनू के हाथ से देखा, उसे खुद पहनाया, फिर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, ये पहले से ज्यादा अच्छा लगेगा। वीनू तिरछी आंखों से उसे देख बोली, आप रेडी हैं? शिवांश ने कहा, हाँ मैं रेडी हूँ। वीनू अपने नेक पर कंसीलर लगा रही थी। शिवांश ने कहा, इसकी क्या जरूरत है? वीनू ने पलटकर उसे देखा, कहा, आपने जो निशान दिए हैं उनके लिए जरूरी है, क्योंकि मैं आप जैसी बेशर्म नहीं हो सकती। सब मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगेंगे। शिवांश ने वीनू को थामते हुए कहा, तब ये तो अच्छा है, तुम उनकी मुस्कुराहट की वजह बनोगी। शिवांश ने वीनू के हॉट साइड किस किया। वीनू ने कहा, तब आप भी उनकी मुस्कुराहट की वजह बनिए, और हल्के से शिवांश के कॉलर पर किस करते हुए पीछे हटी। वीनू ने बाहर जाते हुए कहा, मुझे बहुत काम है, मैं फना के पास से होकर आती हूँ। अब थोड़ी परेशानी आपकी उठाई, जब फिर से चेंज करेंगे तब पता चलेगा। शिवांश खुद को शीशे में देख रहा था। उसके कॉलर पर रेड लिपस्टिक मार्क थे, लेकिन उसके होठों पर डेविल स्माइल थी। वीनू का वो लाल चेहरा याद आ रहा था। उसने कहा, मन हो रहा है तुम्हारा चेहरा एक बार फिर से वैसा ही देखने का। वीनू के रूम में आई। वो बिल्कुल रेडी थी। वहां पर और भी लेडीज थी। दादी ने वीनू को देखते हुए कहा, बता दिया अपने पति को कि ये औरतों का फंक्शन है, वहां पर नहीं आ सकते हैं। अब मर्द अपना अलग से कर रहे हैं। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया कर कहा, दादी बता दिया था मैंने। दादी ने कहा, ध्यान रखना कहीं शिवी शिवी करता हुआ तेरे पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाए। वीनू के गाल गुलाबी हो गए थे। उसने कहा, नहीं आएंगे, वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं। दादी ने कहा, अच्छा चलो बहू को लेकर चलो, मेहंदी का फंक्शन करते हैं। तुम सब भी लगवा लो, रात में फिर आराम से खाना खाकर सो जाना। सब वहां से चल दिए। फना ने वीनू का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ रोका। फना ने मुंह बनाकर कहा, वंश नहीं आएगा। वीनू ने हंसते हुए कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, वो नहीं आए, वो बंदर की तरह गुलाटी मारते हुए पहुंच ही जाएंगे।
परेशान ना हो बोलकर वीनू फना को वहां से ले गई। बाहर गार्डन में सारी तैयारियां की गई थी। डेकोरेशन बहुत ही अच्छी थी और वो पहले से बहुत खूबसूरत लग रहा था। उस पे लगने की नकाशी वो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। हल्की लाइट्स के बीच गार्डन में बहुत अच्छा माहौल था। वहाँ हल्की ठंड थी। सबने कुछ ना कुछ गर्म लिया हुआ था। वीनू ने भी अपने एक साइड शॉल डाली हुई थी और उसकी ग्रीन साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। फना ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, उसके साथ हैवी ज्वेलरी और बालों का जुड़ा बनाए हुए। वही वीनू ने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जिस पर व्हाइट स्टोन वर्क था। बालों की फ्रंच ब्राड बनाए हुए उसने 2 गुलाब के फूल लगाए थे, मांगप टीका और हैवी इयररिंग। दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही फना के चेहरा भी बहुत ग्लो कर रहा था। उसकी वो नीली आंखें उसे सबसे अलग दिखा रही थी। वीनू ने फना को बिठाकर इधर उधर देखते हुए अनिका को ढूंढा। दूसरी तरफ से हाथों में मेहंदी की कटोरी ली आ रही थी। वीनू ने कहा, मम्मा, वंश की शगुन की मेहंदी लग गई। अनिका ने कहा, हाँ लग गई, बहुत ड्रामेबाज है, कह रहा था पहले फना से लगवाएगा। दादी ने अपने सिर पर हाथ रख और कहा, तेरा ये लड़का सबसे अलग है, अलग ही काम करता है। अनिका ने कुछ नहीं कहा। वहाँ की सब भी मेहंदी लगवाने लगे। वहाँ सारी औरतें डांस कर रही थी। शिवांश की ताई ने वीनू को देखते हुए कहा, दुल्हन जेठानी जी, आप भी डांस करिए, आखिर आपके चहेते देवर की शादी है ना। वीनू ने कहा, मैं और डांस। इसे ऐसे हिचकिचाते हुए देखकर दादी ने वीनू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा करते हुए उन ढोल वाली औरतों को देखा जो वहाँ वही लोकल से बुलाई गई थी। दादी बोले, ले बजाओ अच्छा सा गाना, आज मैं अपनी बहू के साथ नाचूंगी, आखिर मेरे पोते की शादी है। वीनू ने हैरानी से दादी को देखा। दादी आप? अनिका ने दादी को देखते हुए कहा, मानसा आपके के घुटनों में दर्द होगा। दादी ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में टाकते हुए कहा, मेरे घुटनों की परवाह ना करो, अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। बोलकर उन्होंने ढोल वाली को इशारा किया। वो ढोल बजाने लगी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। बरखा, वर्षा, मिष्टी कनक भी आकर उनके साथ खड़ी हो गई। अब बिनू भी उनका साथ देने लगी। सब डांस कर रहे थे। फना मेहंदी लगवाते हुए उन्हें देख रही थी। लड़कों की तरफ मेहंदी लग गई थी, लेकिन वहाँ आदमियों का कोई काम नहीं था। सब बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे, खाना पीना चल रहा था। सारा इंतजाम अलग कर दिया था। वंश मुंह लटकाए बैठा था। उसे ऐसे देखकर रुद्रम ने कहा, क्या हुआ छोटे राठौड़, आप इतने परेशान क्यों है? वंश ने सिर उठाकर कहा, मुझे फना को देखना था, वो कैसी लग रही होगी और यहाँ मुझे बिठा गई है। मॉम भी मेरे पीछे पड़ी रहती है। उसने बुरा सा मुंह बनाया। रुद्रम ने वंश को देखते हुए कहा, तब रोका किसने है? जाओ जाकर देख लो। ये सुनकर वंश ने कहा, रोका किसने? मेरे सिर पे मॉम तांडव करना शुरू कर देंगी। मेघ ने वहां आते हुए कहा, जब मॉम को पता चलेगा तब वो तांडव करना शुरू करेगी ना। वंश की आंखों में चमक आ गई। उसने उठते हुए कहा, मैं 2 मिनट में आया। वंश एक पल भी नहीं लगाया वहां से जाने में। आकाश, अभय, मेघ और गिरीश वहां बैठे थे। मेघ ने कहा, ये औरतें ऐसा क्या करती हैं कि वहां पर आदमी नहीं जा सकते? रुद्रम उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बैठे हुए अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। गिरीश ने कहा, कुछ लेडीज डांस सिंगिंग करती होंगी, इसलिए उन्हें परेशान करना बेकार है। आकाश ने कहा, डांस तो हमारे सामने भी कर सकती है ना, आज इतना मॉडर्न जमाना है, कौन किसे रोकता है। हम भी थोड़ा डांस कर लेते हैं। अभय ने कहा, चल कर देखते हैं ये क्या करती हैं। दादी ने जो गार्ड लगाए हैं उनका क्या करोगे? मेघ ने बाहर उस तरफ खड़े 2 गार्ड का इशारा किया। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, ये इनका भी इंतजाम हो जाएगा। वही सारी औरतें हंसी गाती बजा एक दूसरे से बातें कर रही थी। फना के चेहरे पर आकर एक फूल लगा। फना ने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने गुस्से से देखा, सारे बच्चे दूसरी तरफ खेल रहे थे। मेहंदी पर लगने से मेहंदी खराब हो गई थी। फना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फिर मेहंदी वाली को सही करने का बोला। अगले ही पल फना के कंधे पर आकर एक फूल और लगा। फना ने सिर घुमाकर देखा, उसे दूर से वंश दिखा जो अपना हाथ हिला रहा था। फना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से दादी की तरफ देखा, तब दादी वीनू के साथ डांस करने में मस्त थी। फना ने आंखों से ही वंश को जाने का इशारा किया। वंश ने नामे सिर हिलाया। फना ने वंश का गेटअप देखा, आंखें बाहर आने को हुई। फना ने फिर से वंश को जाने को कहा। इस बार वंश वहां से चला गया। फना ने राहत की सांस ली। दादी ने अनिका का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ खींचते हुए कहा, ले आजा, तू भी देख किसके पैरों में दर्द होगा। अनिका ने दादी के ताने पर हंसते हुए कहा, देखते हैं किसके पैरों में दर्द होता है। सास बहू में डांस का कंपटीशन होने लगा था। बाकी सब भी आ गए। सब हंसी मजाक कर रहे थे। बरखा वर्षा प्लान कर रही थी उन्हें आगे क्या करना है। मेहंदी में भी बहुत धमाल करने वाले थे। तभी वहां साइड से आकर 3 औरतें बैठ गई। उनका चेहरे ढके हुए थे। वर्षा वीनू के पास बैठने ही लगे थे कि के साथ खड़े होते हुए कहा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वीनू ने वर्षा चेहरे को देखा, फिर पलट कर देखा, सामने से शिवांश आ रहा था। वीनू उठकर खड़ी हो गई। दादी ने उसे मना करने को कहा था। वीनू ने मना भी किया था। ऐसा नहीं था कि वो ये काम करें। शिवांश उसके औरतों के बीच रहना वैसे भी नहीं पसंद था। वीनू ने कहा, कोई काम होगा? वर्षा निकी को देखते हुए कहा, हाँ कुछ जरूरी काम होगा, वो भी तुमसे। देखो, तुम जो अधूरा छोड़कर आए हो उसे ही पूरा करवाने आए होंगे। वीनू ने वर्षा कनक की नजरों को फॉलो किया। उसकी आंखें हैरानी से। उसने सिर घुमाकर देखा। सब रुककर शिवांश को ही आते हुए देख रहे थे। दादी ने शिवांश के सामने आते हुए कहा, मना किया था ना, फिर भी नहीं माने। 2 घंटे बीवी से दूर नहीं रहा जा सकता। दादी को देखते हुए शिवांश कहा, नहीं दादी, मैं यहाँ बस उसे कुछ बताने आया हूँ, वो अपना फोन मेरे पास ही भूल आई थी। शिवांश के शांत आवाज में कहने पर दादी ने कहा, फोन मुझे दे। शिवांश ने फोन दादी के हाथ पर रखा, फिर बोला, आपकी इजाजत हो तो मैं उसे बता दूं, बाद में वो परेशान हो गई और आप मुझे ही डांटेंगे। दादी की नजर भी शिवांश की शर्ट पर पड़ गई। बाकी सब भी वहीं देखकर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। वीनू का चेहरा शर्मसार पड़ गया था। उसने अपनी नजरें झुका ली। वीनू के सामने आकर उसका हाथ थामते हुए शिवांश ने कहा, मुझे जरूर काम से जाना है, आने में देर रात हो जाएगी, तब तुम मेरा वेट नहीं करना और सॉफ्टी को भी सुला देना। वीनू ने सिर झुकाए हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसने अपने नाखूनों को शिवांश के हथेली में गड़ा दिया। शिवांश ने कोई रिएक्ट नहीं किया। झुककर वीनू के माथे को चूमते हुए बोला, अपना ध्यान रखना, बाकी जो अधूरा रह गया था वो हम बाद में पूरा कर लेंगे।
इतना कहकर के चेहरे को नजर भर देखकर वहां से चला गया। उसके फेस पर इवल स्माइल थी। शिवांश के जाते ही वर्षा, कनक, मिष्टी ने बरखा ने कहा, ओह हो। वहां कनक भी शामिल हुई। कनक वीनू ने के कंधे पर से झटके, ऐसा क्या अधूरा छोड़कर आई हो तुम? वही वर्षा ने कनक का हाथ हिलाते हुए देखा, कौन है? इन औरतों को हमने हमने नहीं बुलाया था। जब 117 अभे गॉट बीटन, शी इज ओनली माइन। अब आगे कनक ने वर्षा को देखते हुए कहा, उन औरतों की छोड़ो, पहले इन मोहतरमा को देखो, ये कश्मीर में मौजूद कश्मीरी सेब की तरह दिख रही हैं। वीनू ने सिर उठाकर गहरी सांस लेते हुए कहा, कनक तुम्हें डांस करना था न, तब डांस करो। वीनू वहां से जाने लगी। बरखा ने वीनू का हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींचते हुए कहा, अरे अभी कहाँ जा रही हो? अभी बहुत कुछ करना बाकी है, पहले हमारी बात तो सुनती जाओ। वीनू ने मुंह बनाकर बरखा को देखा और कहा, भाभी आप भी क्या कर रही हैं? बरखा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, इस बात में अलग ही मजा है। तभी वंदना ने कहा, आप भी पीछे से सबसे आगे रहती हैं, सबकी टांग खींचने में भी सबसे ज्यादा मजा आता है। बरखा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। तब वीनू ने सिर घुमाकर बरखा को देखा, फिर अनीका की तरफ मुड़कर कहा, मामा। सिया ने कहा, हम इन लोगों के बीच कुछ नहीं बोल सकते हैं, तुम्हें खुद ही हैंडल करना है, वरना तुम शिवांश को बुला सकती हो। उनके ऐसे कहने पर सब हंसने लगे और वीनू का मुंह बन गया। उसने कहा, मम्मी आप भी। सिया ने कहा, मम्मा और मम्मी दोनों ही अपने बातों में लग गई। बरखा ने वीनू को अपने तरफ खींचते हुए कहा, क्या हुआ? बोल, क्यों नहीं रही है? बरखा ने फिर वही सवाल किया। इस पर वीनू ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, वही जो कल रात भाई अधूरा छोड़कर गए थे और आपने मुंह फुला लिया था। ये सुनते ही बरखा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वीनू ने फिर वर्षा की तरफ देखा। तुम्हारा बताऊं? वीनू ने कहा, वही जो कल रात। वर्षा ने तेज तेज न में सिर हिलाया। कनक की तरफ मुड़ते हुए बोली, तुम उधर देखो, वहाँ भाई के सुबह सुबह तुम क्या कर रही थी? ये बताओ, मेरे पास फोटो भी है। उसने अपना फोन निकाला। कनक ने झट से वीनू का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार तू तो गुस्सा हो रही है, हम मजाक कर रहे थे। बोलकर वो जबरदस्ती दांत दिखाने लगी। वीनू ने कहा, दांत मत दिखाओ, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। बोलकर वो फना की तरफ चली गई। बरखा ने वर्षा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार ये तो बहुत तेज हो रही है। कनक ने मुंह बनाकर, सब भाई की संगत का असर है, उनके साथ रहते रहते ये मासूम चंट बन गई। पीछे से दादी ने कहा, और शिवाय तुम्हारे साथ रहते रहते आज तक बेशर्म बना नहीं है, तब वो शिवांश के साथ रहते हुए चंट कैसे बन गई? कनक ने सिर घुमाकर दादी को देखा और फिर मुंह बनाते हुए बोली, क्या यार दादी आप भी? दादी ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम सुबह सुबह कर क्या रही थी? ये सुनकर कनक बुरी तरह शर्मा गई। बाकी सब हंसने लगे। वीनू ने सिया को देखते हुए कहा, मम्मी मैं तीनों बच्चों को खाना खिलाऊं, फिर आकर मेहंदी लगवाती हूँ। सिया ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ तुम ये कर लो, वरना बाद में तुम्हें परेशान करेंगे। वीनू वहां से रिद्धव, ऋषु और सॉफ्टी को देखने चली गई। वो कुछ दूरी पर उन्हें खेलते देखा। ऋषु एक साथ एक तरफ शांति से बैठता था। वीनू चुपचाप आकर उसके साइड में बैठते हुए बोले, अभी भी मम्मा से नाराज हो? ऋषु ने सिर घुमाकर वीनू को देखा, फिर उसे हग करते हुए ना में सिर हिला दिया। वीनू ने ऋषु को गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, सॉरी बच्चा। ऋषु ने मुस्कुराकर वीनू को देखा, फिर उसके हाथ को चूमते हुए बोला, नो नीड। वीनू की आंखें भर आई। उसका छोटा बेटा सबसे ज्यादा समझदार था। उसने फिर ऋषु के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, सॉरी अगेन। मम्मा को वो नहीं करना चाहिए था। ऋषु ने मुंह बनाकर डोंट से मम्मा से माँ कहा। ऋषु को हमेशा से ही वीनू को माँ कहना ही पसंद था और वो माँ ही बोलता था। अगर वीनू मम्मा बोल भी देती तब ऋषु चिढ़ जाता था। वीनू ने ऋषु के गाल को खींचते हुए कहा, बहुत अच्छे ऋषु। ऋषु खिलखिलाकर हंस दिया। रिद्धव और सॉफ्टी वीनू के पास आ गई। सॉफ्टी ऋषु को खींचते हुए वीनू के गोद में बैठ गई। वीनू ने कहा, आप तीनों ने कुछ नहीं खाया ना, चलो मम्मा आपको खाना खिलाती है, फिर मेहंदी लगवानी है। ऋषु ने मुंह बनाकर वीनू का हाथ पकड़ते हुए कहा, नो मम्मा उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती। रिद्धव ने कहा, मम्मा अब लगवाओ, आपके हाथ बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। सॉफ्टी ने अपना हाथ रिद्धव के आगे करते हुए कहा, मी टू। वीनू उन तीनों को लेकर उस एरिया में आई जहां खाने का इंतजाम था। उन तीनों को बिठाकर चेयर पर बैठते हुए उसने सॉफ्टी को अपने गोद में लिया और उसे अपने हाथ से खिलाने के साथ और को भी खिलाने लगी। वर्षा ने अपने बालों का जुड़ा बना रही थी, उन्हें एक सीन क्रिएट करना था, उसके साथ ही वो डांस करने वाले थे। वर्षा ने अपने चेहरे को ढकते हुए चुन्नी उड़ी और मिष्टी का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, मेरी पार्टनर तुम बनोगी। मिष्टी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। दीदी कैसी बात कर रही है, मुझसे डांस नहीं आता है। ये सुनकर कनक ने तारा को देख कहा, क्या यार तारा, तुम्हारी बहन कितनी डरपोक हो, एक तुम हो कितनी बोल्ड। तारा ने में मिष्टी को देखते हुए कहा, मिष्टी तुम डांस करती हो ना, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइम सब करते ही है। मिष्टी नमे सिर हिला बोली, रुद्रानी को देखकर आती हूँ। उसे ऐसे भागते देखकर कनक ने मिष्टी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे राणा जी ने ये नहीं बताया तुम्हें? मिष्टी ने आंखें बड़ी करके कनक को देख कहा, आप राणा जी मत कहिए, उसकी आवाज में नाराजगी थी। कनक ने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्यों? मिष्टी ने अपनी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, ये केवल मैं बोल सकती हूँ, उन्हें और कोई राणा जी नहीं बोल सकता, वो गुस्सा हो जाते हैं। कनक ने कहा, ओ तारा तुम्हारी बहन कितनी क्यूट है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊं। तभी पीछे से एक डरावनी आवाज है, उसके चेहरे से हाथ हटाओ, उसे कोई कहीं नहीं ले जा सकता क्योंकि वो सिर्फ रुद्रम राणा की है। उस सर्द डरावनी आवाज पर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। वहां एक पल को सन्नाटा छा गया। सबने पलट कर देखा, सामने रुद्रम था। दादी ने रुद्रम की नहीं पहचाना। उन्होंने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जानते हो मर्दों का यहाँ आना मना है। रुद्रम ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, दादी जी यहाँ पर मेरी बहुत कीमती चीज है, बस वही लेने आया हूँ। आप मेरी अमानत लौटा दीजिए, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, क्योंकि किसी औरत में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आपके इन ड्रामों में बिल्कुल भी नहीं। बोलकर वो मिष्टी के सामने आकर खड़ा हुआ। मिष्टी का झुका चेहरा देख चिन पकड़ ऊपर उठाते हुए बोला, क्या हुआ बनी? मिष्टी ने नामे सिर हिलाया। रुद्रम का हाथ पकड़ लिया। तारा ने कहा, तुम उसे क्यों ले जा रहे हो, उसे यहाँ एंजॉय करने दो।
रुद्रम ने मिष्टी को गोद में उठाकर सिर घुमा तारा को देखा। उस वक्त रुद्रम के चेहरे पर जो भाव थे वो बेहद डरावने थे। तारा बुरी तरह घबरा गई। रुद्रम ने सर्द आवाज में कहा, एंजॉय मेरे साथ कर लेगी, आप अपने पर ध्यान दे। रुद्रम मिष्टी की वहां से ले गया। तारा गुस्से से रुद्रम को घूरती रही। वीनू ने वहां आते हुए कहा, क्या हुआ, इतनी शांति क्यों भाई? दादी ने कहा, लड़कियों करो जो करना है, फिर जाकर कल की तैयारियां करेंगे। वीनू ने कहा, दादी आप आराम कर लें। दादी ने घूरकर वीनू को देखा। वीनू ने जल्दी से कहा, मैं बस इसलिए कह रही थी आप थक गई होंगी। दादी ने कनक को गाना बताया। उसके बाद वो खुद उन सबके पास आकर बैठी। तारा आकर बीच में खड़ी हुई। उसके चारों तरफ से बाकी सब तारा ने बड़ी अदा से अपनी कमर मटकाए। उसी वक्त कनक की नजर एक तरफ गई। उसने हैरानी से वीनू का हाथ हिलाया। वीनू ने कहा, क्या बात है? कनक ने कहा, ये देखो वो औरतें हमारी वीडियो बना रही हैं। वीनू ने कनक को देखते हुए कहा, क्या है डांस करना? कनक ने कहा, वो देखो वो हमारी वीडियो बना रहे हैं। वीनू ने सिर्फ घुमाकर देखा। उन लोगों को बोलते हुए बोली, ये औरतें कौन है? हमने तो किसी अनजान को इनवाइट नहीं किया। उसने वर्षा को बताया। सब वहां देखने लगे। बरखा वीनू को इशारा किया और वो दोनों वहां से चले गए। वो आकर उन औरतों के पीछे खड़े हुए जो अपने चेहरे को छुपाए वीडियो बना रही थी या फिर किसी से वीडियो कॉल कर रही थी। वीनू ने उनके हाथ से फोन छीना और उनका घूंघट हटाते हुए बोली, कौन है वो औरत? पूरी तरीके से सकपका गई। वीनू के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई। दादी और सबका ध्यान भी इस तरफ आया। अनिका ने आगे आते हुए कहा, क्या हुआ वीनू? वीनू ने कहा, मम्मा ये हमारी वीडियो बना रही थी। उसने लड़की नामे सिर हिलाया। नहीं मैम, मैं वीडियो नहीं बना रही थी। कनक ने उस पर चढ़ते हुए कहा, ये क्या कर रही थी और तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ रिश्तेदारों और जानने वाले लोगों के सिवा कोई नहीं है। ये सुनकर दूसरी लड़की ने कहा, मैम वो हम बस काम कर रहे थे। वर्षा सामने आते हुए, ये कौन सा काम है? तुम हमारी वीडियो बना रही थी, तुम्हें नहीं पता ये सारी लेडीज और ये तुम किसी से सोल्ड करने वाली हो? उसके हाथ से फोन छीनना चाहा, लेकिन उस लड़की ने कसकर अपने फोन को पकड़ लिया। अनिका ने उसे घूरते हुए कहा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही थी? इससे पहले मैं शिवांश को पता चले गार्ड्स तुम्हें लेकर जाए, बेहतर होगा तुम खुद बता दो कि तुम कौन हो। उस लड़की ने डर से दूसरी लड़की को देखा। शिवांश के नाम पर वो बुरी तरह घबरा गई थी तीसरी को। वो तीनों ने सिर झुका लिया। दादी ने सामने आकर उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा, मेरी घर की बहू बेटियों को वीडियो बनाकर परेशान करना चाहती हो? कौन हो तुम, क्या करने वाली थी इस वीडियो का? लड़की बुरी तरीके से घबरा गई और रोने लगी। उसने सिर झुकाए हुए कहा, अभय सर ने बोला था। अभय का नाम सुनकर सबके कान खड़े हो गए। तारा ने ध्यान से दूसरी लड़की को देखा। वो एक फीमेल बॉडीगार्ड थी। उन्होंने तारा ने उसके सामने आके देखा, तुम शीला हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनक ने गुस्से से कहा, शीला तुम्हारी जवानी तो मैं निकालती हूँ। तुम यहाँ कर क्या रही थी? आकाश, अभय और मेघ एक जगह बैठे हुए थे। उनके सामने ड्रिंक लगी हुई थी। ड्रिंक करते हुए अपने अपने फोन में देख रहे थे। नमेघ ने अपने फोन घुमाए हुए कहा, ये क्या है? ये इन्होंने CH-118 रोमांटिक डांस संगीत। अब आगे। आकाश ने अपने फोन में देखते हुए मेघ से कहा। फिर दोनों स्टेज पर से हट गए। वही वंश बहुत परेशान हो गया था। वो जैसे ही उठा, पास बैठे ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? उधर देखो। वंश ने झट से पलट कर देखा। स्टेज पर एक स्पॉटलाइट के नीचे फना खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए वंश को देख रही थी। उसका व्हाइट गाउन उस लाइट में चमक रहा था। खुले कमर तक आते बाल, अपनी नीली आंखों से वो वंश पर नजरें टिकाई हुई थी। वंश ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली। वही वहां सॉन्ग प्ले हुआ। फना ने अपने डांस स्टेप करने शुरू किए। मेरी राहें तेरे तक हैं, मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगी ना तेरे पीछे आऊंगी, छीन लूंगी या खुदा से मांग लाऊंगी, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी, मैं तेरा बन जाऊंगी। वंश वही खड़ा था। रफना उसके तरफ इशारा करते हुए डांस कर रहे थे। लिरिक्स के साथ अपने दिल पर हाथ रखते हुए उसने वंश को देखा। थोड़ा झुककर राउंड लेते हुए उसने वंश की तरफ इशारा किया। वंश अपनी जगह बैठा हुआ था। चेहरे पर हाथ रखे एकटक फना को देख रहा था। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। तभी बरखा ने वंश को हिलाते हुए कहा, जाओ अपनी दुल्हन का साथ दो। वंश अपनी जगह से खड़ा हुआ। धीरे धीरे फना की तरफ कदम बढ़ाने लगा। फना स्टेज से नीचे आए और वैसे ही डांस करते हुए वंश के सामने आई। उसके सामने हाथ करते हुए उसने वंश का हाथ थाम लिया। फना वंश को लेकर फना स्टेज पर आई। वंश उसके साथ वैसे ही चला आया। फना ने वंश के सीने पर हाथ रख, उसकी आंखों में झांका। वंश फना की कमर पर हाथ रख के होते हुए उसके साथ स्टेप्स करने शुरू किया। फिर दूसरा सॉन्ग प्ले हुआ, जन 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 साथ चलना ही है। सबकी नजरें वंश और फना पर थी। वो लोग मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। वही वंश फना जैसे दुनिया को भूलकर एक दूसरे के साथ खोए हुए थे। उन्हें होश ही नहीं था कि उनके आसपास कोई और भी बैठा है। वीनू शिवांश के साथ बैठी थी। उसने शिवांश के आम पर सिर टिकाते हुए उसके हाथ पर किस किया। सामने देख रहे थे, लेकिन शिवांश सिर घुमाकर वीनू को देख बोला, क्या हुआ? वीनू ने ना में सिर हिलाया। हमने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी थी ना। शिवांश ने कहा, तुम देना चाहती हो? शिवांश की बात पर वीनू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर से परफॉर्मेंस देखने लगी। वंश के साथ फना डांस कर रही थी। शिवांश का ध्यान अपने फोन में था। शिवांश के हाथ की उंगलियों में वीनू ने अपनी उंगलियां फंसाते हुए शिवांश ने सिर घुमाकर वीनू को देखा। अपनी चमकती आंखों से वंश को देख रही थी। झुककर वीनू के होठों को अपने होठों से छू दिया। तभी उन्हें गला साफ करने की आवाज आई। बिल्कुल सीधे बैठ गई। वंश ने हल्की सी गर्दन टेढ़ी कर देखा। पास में ही दादी बैठी हुई थी। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उनका ध्यान उन दोनों पर ना हो। शिवांश ने गहरी सांस ली। खुद में सोचा, ये लोग मुझे कुछ पल मेरी बीवी के साथ एंजॉय भी नहीं करने देंगे। जल्द से जल्द इस शादी को करवाना होगा। सोचते हुए उसने फिर से अपने फोन में ध्यान दिया। उसी वक्त वीनू ने शिवांश के हाथ से फोन छीन लिया और उसे सामने देखने का इशारा किया। अपना सिर घुमाते हुए वीनू की कमर पर हाथ रख, उसे अपने करीब के और थोड़ा झुकाते हुए उसके माथे पर होठ रखे। उसी वक्त लाइट ऑफ हुई। साउंड बंद हो गया। वंश और फना अभी भी इसी पोजीशन में थे, एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। वहां तेज तालियों की आवाज आई। जल्दी से वंश और फना दूर होकर खड़े हुए। फना आकर वंश को छोड़कर आगे बढ़ गया।
वंश के पीछे पीछे फना सिर झुकाए आई, फिर वंश ने फना को स्टेज से नीचे उतारा। वंश और फना आकर अपनी जगह पर बैठ गए। उसी वक्त फिर से स्टेज पर आए आकाश ने कहा, हम सबकी जिंदगियों को बर्बाद, मतलब हमारी बात लगाने वाला आज खुद किसी के साथी बनने जा रहा है। हम देखते हैं इसके साथ आगे क्या क्या होता है। आकाश की बात पर सब हंस पड़े। वहां बैठे हर इंसान वंश की शरारतों से वाकिफ था। वंश ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, अगला नंबर आपका ही है। हमले अभी जितना हंस रहे हैं। फना ने आंखें बड़ी कर देखा, तब आकाश ने कहा, तुम भी मेरे साथ एंजॉय करना। मेघ वर्षा ने एक दूसरे के साथ डांस करते हुए उन्होंने अपने साथ आकाश और आरुषि को भी शामिल कर लिया। वहां बहुत ही खुशनुमा माहौल था। एक बाद एक परफॉर्मेंस हो रही थी। तभी सारे बच्चे स्टेज पर पहुंच गए। वो इतनी देर से बड़ों को डांस करते हुए देख रहे थे। ख्वाहिश अपनी कमर पर हाथ रखे आकाश को घूरते हुए बोली, अंकल नीचे जाइए। उसकी ऐसी धमकी भरी आवाज पर आकाश ने कहा, बिल्कुल मेरी जान, लेकिन आपको क्या करना है। ख्वाहिश ने कहा, ओह आप भी कितने उल्लू हैं, मेरे मामू की शादी है और मैं डांस नहीं करूंगी। इतनी देर से आप सब अकेले अकेले भटकते जा रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं है किसी को। बोलता उसने इमारा की तरफ देखा, लेकिन इमारा वहां कहीं नहीं थी। ख्वाहिश नाक फुलाते हुए गुस्से से कहा, कहाँ हो। वहीं इमारा दूसरी तरफ द्रोणा की गोद में बैठी हुई डांस देख रही थी। द्रोणा ने उसे नीचे उतारते हुए कहा, जाओ तुम भी डांस करो। इमारा ने नामे सिर हिलाया, आप भी मेरे साथ चलिए। वो दोनों अब ज्यादातर साथ में ही रहते थे। इमारा के स्कूल में ही द्रोणा ने एडमिशन लिया था। अब भी कुछ नहीं कहते थे। उस हादसे के बाद इमारा शांत हुई थी। वो थोड़ा बहुत बोलती थी, द्रोणा से ही बोलती थी। द्रोणा इमारा का हाथ पकड़े स्टेज पर आ गया। रिद्धव, ऋषु, आरंभ भी वहीं पर थे। मेघ और आकाश ने हाथ खड़े कर जाते हुए कहा, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। आप करिए, आपको क्या करना है। ख्वाहिश ने स्टेज पर आते हुए डीजे वाले की तरफ देखा और कहा, अंकल बिजली बिजली लगा दीजिए। उसके इस बात पर सब हंस पड़े। वहां सॉन्ग प्ले हुआ और सारे बच्चे डांस करने लगे। सबसे आगे ख्वाहिश थी। वो मस्त डांस कर रही थी। सॉफ्टी जो सिया की गोद में बैठी थी, उसने अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया और जैसे ही सिया ने उसे गोद से उतारा, वो भागते हुए स्टेज की तरफ चली गई। जा स्टेज पर खड़े होकर वो ऋषु की तरफ जाने लगी और वो अपनी फ्रॉक में फंसकर गिरी। दोनों हाथ नीचे रखे उसने सब तरफ देखा, सब उसे ही देखने लगे थे। तभी सॉफ्टी ने हंसते हुए कहा, हैप्पी दिवाली। अगले ही पल पूरे गार्डन में हंसी के ठहाके गूंज पड़े। बाकी बच्चे फिर से डांस करने लगे। सॉन्ग चेंज हुआ तब वो लोग कपल डांस कर रहे थे। अब स्टेज पर अनिका, ध्रुव, सारांश, सिया, देव, वंदना और शिवांश के तायाताई जी थे। वो सब पुराने गानों पर डांस कर रहे थे। उन सबके बाद दादी ने खड़े होते हुए दादाजी की तरफ देखा और कहा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं। आपको क्या लगता है आप हमें डांस नहीं करना चाहिए। सबने सिर घुमाकर दादी की तरफ देखा। दादाजी अपनी नजरें घुमाने लगे। उन्हें पता था दादी को अपनी जवानी के समय से डांस करना कितना पसंद था। उन्होंने कहा, इस उम्र में डांस करोगी, अच्छा लगता है क्या। दादी ने उठकर सामने की तरफ जाते हुए कहा, ये कहिए ना आपके घुटनों में दर्द होता है, मुझे क्यों दोष रहे। वो जाकर स्टेज पर खड़े हो गई। दादाजी की कमाल की परफॉर्मेंस के बाद सब शांत हो गया। वंश ने खड़े होते हुए कहा, आप लोगों में इतना ही जोश था क्या। मेरा संगीत इतना फीका फीका होगा। बोलते हुए वो आगे बढ़ा। शिवांश ने पीछे से खींचकर उसे उठाते हुए कहा, तुम शांति से बैठो, इतने उधम क्यों मचा रहे हो। वंश ने वीनू की तरफ देखा। भाभी। वीनू ने शिवांश का हाथ पकड़कर पीछे करते हुए कहा, क्यों उन्हें तंग कर रहे हैं, उनके दिन है, उन्हें खुश होने दीजिए। शिवांश ने सिर घुमाकर वीनू को देखा, फिर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता हमारे भी दिन चल रहे हैं। वीनू ने आंखें बड़ी कर शिवांश को देखा। कनक ने कहा, अरे भाई आपके दिन अभी नहीं चल रहे हैं, अभी तो आप लोगों के काम करने के दिन चल रहे हैं। इनकी शादी हो जाए उसके बाद आप अपने दिन चलाना। इतना बोल वो दांत दिखाने लगी। वीनू ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर किया। वंश सामने देख रहा था। फना के वंश के हाथ पर हाथ रखा। वंश ने झट से गर्दन मुड़कर देखा। फना मुस्कुरा दी। वंश ने फना अपने के करीब, ये मत करो, तुम्हारा ये तैयार होना मेरे दिल पर बिजली गिरा रहा है। अगर तुमने मुझे एक करीब रखा, कसम से मैं खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगा। यहीं पर फना झट वंश से दूर होकर बैठ गया। उसने अपने और वंश के बीच में जगह बनाई। वो जानती थी वंश जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। वंश उसकी इस हरकत पर हंसने लगा। इस वक्त सारी लाइट्स ऑफ थी। कोई आकर खड़ा हुआ था। वंश ने एक्साइटेड होते हुए कहा, अब कौन है, देखते हैं, मजा आएगा। फना उसे खुश होते हुए देख रहे थे। वंश ने ऑफ व्हाइट और इंडो वेस्टर्न कुर्ते में बहुत ही प्यारा लग रहा था। के कान के पास छुपते हुए कहा, इस तरीके से नहीं, किसी दूसरी तरीके से मेरी नजर उतार सकती हो। कसम से कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। फना ने आईब्राउज रेज कर उसे देखा। वंश फना के कान में बुदबुदाया। फना ने आंखें बड़ी कर को देखते हुए अपना सिर पीछे कर दिया और नेका चेहरा पकड़कर सामने की तरफ किया। सामने स्टेज पर मिष्टी थी। बस ने कहा, सीरियसली एशी एज माई फैब पसंद, कितनी प्यारी है। फना ने बस से कहा, लेकिन इसका ड्रैकुला पति किधर है। उसी वक्त दूसरी स्पॉट लाइन में ऑन हुई। रुद्र मिष्टी का हाथ पकड़े हुए अपने घुटनों पर बैठा था। उसने मिष्टी के हाथ को अपने माथे से लगाते हुए खुद सिंक करना शुरू किया। ये होती ही सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि आज तक के बारे में कोई नहीं जानता और किसी को ये भी खबर नहीं थी कि वो इतना अच्छा गा सकता है। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ, सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा। किया तूने क्या असर, मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ। ये तूने क्या किया। गाना बहुत ही सुंदर था और उसकी लिरिक्स भी। रुद्रम की आवाज बहुत खूबसूरत थी। मिष्टी रुद्रम को देख रही थी। खड़े होते हुए मिष्टी की तरफ कदम बढ़ाए, उसकी कमर पर हाथ रख के उसे हाथ को थाम लिया। उसके साथ स्टेप्स करते हुए मिष्टी को खुद से दूर कर और डांस करना शुरू किया। मिष्टी अभी भी खड़े हुए रुद्रम को देख रही थी। रुद्रम ने मिष्टी को डांस करने का इशारा किया था। मिष्टी उसके साथ वैसे ही स्टेप्स करने लगी। उसकी नजरें बराबर रुद्रम पर थीं। वो अपने गाउन में फंसकर गिरने को हुई, लेकिन रुद्रम ने मिष्टी के पेट पर हाथ रख दिए और उसे सीधा किया। फिर वैसे ही झुका दिया। किसी को ये खबर नहीं हुआ मिष्टी का पैर फंसा था। सबको ये उनका स्टेप्स ही लग रहा था। मेरी बाहों को तेरी सांसों की जो आदतें लगी हैं वैसी जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा। स्वर 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 स्वर।
मेरी दिल की रेत पे स्वर 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 आंखों की जो पड़े परछाई तेरी पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा और। रुद्रम ने मिष्टी के गले पर अपने हाथ तक उसके चेहरे को ले जाते हुए थोड़ा घुमाकर मिष्टी को सीधा किया। मिष्टी के सारे बाल रुद्रम के चेहरे पर आए। उन्हें हटाते हुए रुद्रम ने मिष्टी को राउंड घुमाया, फिर कमर से पकड़कर उसे उठाकर उसके साथ कुछ स्टेप्स किया। उसने मिष्टी को गाली कुछ देते हुए उसके माथे को छुआ और उसके स्टेप्स सबसे अलग थे, साथ ही वो गाना भी गा रहा था। सब शांति से उन दोनों की परफॉर्मेंस देख रहे थे। लास्ट लाइन पर रुद्रम ने मिष्टी को अपने करीब कर उसको झुकाते हुए उसके होठों पर होंठ रख दिए। कुछ लोगों ने अपनी आंखों पर हाथ रख के हूटिंग करने लगे, जिसमें बरखा सबसे आगे थी। वेदांत ने उसे खींचकर बिठाते हुए आंखें दिखाई और बबरखा ने मुंह बना लिया। किसी ने कहा, ये तो शिवांश से भी आगे है। शिवांश ने गर्दन घुमाकर सब तरफ देखा। वीनू ने उसका हाथ पकड़ खींचते हुए कहा, अब आप उनको भी धमकाएंगे। शिवांश वहां से उठकर चला गया और मैं उसे देखती रही। वीनू ने शिवांश को जाते देखकर कहा, गब्बर अच्छे घर से मेरा डांस करने का मूड था, लेकिन उन्हें अपने जलवे दिखाने हैं। वीनू ने कनक की तरफ देखा। कनक ने मुंह बनाकर कहा, क्या कह सकते हैं, तुम्हारे पति हैं ही इतने गुस्सैल हैं। वीनू वहां से उठकर जाने लगी। वो अभी चेयर्स को पकड़कर आगे गार्डन में ही पहुंची थी कि स्टेज पर शिवांश को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा। उसी वक्त शिवांश ने इशारा किया, सारी लाइट्स चेंज हो गई। अब वहां स्टेज का पूरा लुक चेंज हो गया था। शिवांश ने वीनू को अपने करीब आने का इशारा किया और डीजे ने उसे सॉन्ग प्ले किया। रूह को तेरी तलब हर घड़ी रहने लगी, जाने क्यों तेरी तरफ जिंदगी बहने लगी। रूह को तेरी तलब हर घड़ी रहने लगी, जाने क्यों तेरी तरफ जिंदगी बहने लगी। मेरे लम्हों में तेरा असर है, मेरे ख्वाबों में तेरा बसर है, मेरी रातों की तू ही सहर है। ए इश्क़े जान, मुझे कुर्बत अपनी अदा कर, जरा इश्क में अपनी फना कर, कभी होना जुदा ये दुआ कर। ए इश्क़े जान। शिवांश स्टेज पर डांस कर रहा था। उसकी नजरें वीनू पर टिकी हुई थी और वीनू खुद ही धीमे धीमे कदमों से चलते हुए स्टेज पर आकर खड़ी हुई। शिवांश ने वीनू का हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींचा और उसके साथ डांस करने लगा। वीनू ने शिवांश के चेहरे पर हाथ रखते हुए उसके साथ लिरिक्स को मैच किया। वो दोनों सब भूलकर एक दूसरे के डांस के साथ डांस कर रहे थे। शिवांश ने वीनू को अपने गोद में उठाकर गोल घुमाते हुए उसे नीचे खड़ा किया और फिर वीनू ने शिवांश के सीने पर सिर रखा। शिवांश ने थोड़ा झुकते हुए फिर सीधे होकर स्टेप्स किए। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शिवांश का हाथ वीनू की कमर पे था और वीनू के हाथ शिवांश के सीने पर थे। सॉन्ग एंड हो गया, लेकिन वो दोनों अभी भी वैसे ही थे। सबके शोर को सुनकर वीनू का ध्यान टूटा। उसने सिर घुमाकर देखा। शिवांश ने वीनू के माथे पर वोट रखे। वीनू ने शर्माकर उसके सीने में सिर छुपा लिया। शिवांश ने वीनू को देखते हुए कहा, और कुछ ख्वाहिश। वीनू ने शिवांश की आंखों में देखते हुए कहा, बिना कहे आप हर ख्वाहिश को समझकर उसे पूरा कर देते हैं। आपके होते हुए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शिवांश ने वीनू को देखते हुए कहा, मेरे होते हुए कभी तुम्हें कुछ जताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हूं ना तुम्हें समझने के लिए। वीनू के फेस पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसका खिला हुआ चेहरा सबको बता रहा था कि वो किस कदर शिवांश के साथ खुश है। वो दोनों स्टेज से नीचे उतर कर आए। सामने ही सॉफ्टी, ऋषु और रिधव खड़े थे। सॉफ्टी बीच में खड़े थे और ऋषु और रिधव उसके दोनों साइड में थे। तीनों ही शिवांश और वीनू को घूर रहे थे। शिवांश ने एक आंख उठाकर उन्हें देखते हुए कहा, क्या है इस पर। सॉफ्टी ने कहा, अकेले अकेले हमें भूल गए। शिवांश ने उसका हाथ थामते हुए कहा, आपको भी डांस करना है। तीनों ने हाँ में सिर हिलाया, आप दोनों के साथ। शिवांश और वीनू एक बार फिर अपने बच्चों के साथ स्टेज पर पहुंचे। उन्होंने एक बार और डांस किया। इस बार वंश भी स्टेज भागते हुए उनके पास पहुंच गया। फिर फना भी आ गई। एक एक कर सारे लोग स्टेज पर आ गए और सबने एक साथ अच्छे से डांस किया। कुछ देर बाद डिनर स्टार्ट हुआ। सब थक चूर होकर अपने अपने कमरे में पहुंच गए। अगले दिन सुबह से ही हल्दी की तैयारी शुरू हो गई थी। अक्षत चुपचाप गार्डन में बैठा हुआ था। आज यहाँ का मौसम बेहद सर्द था, इसलिए हल्दी की तैयारियां पैलेस में अंदर हो रही थी। गार्डन में कोई नहीं था। अक्षत एक टक आसमान को देख रहा था। उसे अकेलापन महसूस होता था, लेकिन उसने अपने ऊपर कभी उस अकेलेपन को हावी नहीं होने दिया था। लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ से चीजें छूटती जा रही थी। जो वो जितना वीनू को शिवांश के साथ देखता, उसका दिल उतना ही जलता था जैसे उसका काबू खुद पर से छूट जाता। कल भी यही हुआ था। वो चुपचाप वहां से उठकर चला गया। वीनू उसकी बहुत परवाह करती थी, एक दोस्त से बढ़कर उसे समझती थी, लेकिन अक्षत जानता था उसकी परवाह उसके लिए सिर्फ दोस्त और एक भाई की तरह है। जैसे वो बाकी सब का ख्याल रखती थी, वैसे ही वो अक्षत का भी ख्याल रखती थी। उसकी फीलिंग्स में कोई मिलाप नहीं था, लेकिन अक्षत के दिल में क्या था, इससे शिवांश भी इससे बेखबर नहीं था और अक्षत भी इससे बेखबर नहीं था। उसका दिल करता था कि वो वीनू को शिवांश से दूर कर अपने करीब ले आए, लेकिन उसने खुद पर से ये काबू छूटने नहीं दिया था। अक्षत ने सिर्फ घुमाकर देखा। दूर उसे किसी की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। ये देखकर अक्षत सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा, शिवांश सिंह राठौर किसी की सोच से भी 10 कदम आगे चलता है। वहीं मिष्टी पूरे पैलेस में रुद्रम को ढूंढ रही थी। उसे रुद्रम कहीं नहीं मिल रहा था। उसने सामने से आते हुए देखा, जीजू आपने उन्हें कहीं देखा है। इन्हें सुनकर अभय कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि इन्हें मिष्टी ने कहा राणा जी को। अभय ने कहा, वो किसी काम से बाहर गया था। मिष्टी ने गुस्से से मुंह फुला लिया। वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अभय ने कंधे ऊंचा कर उसे जाते हुए देखा, वहां से पलट गया। दूसरी तरफ से उसे रुद्रम आते हुए देखा। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड था। लोग बिना अभय देखे तेजी से स्टडी रूम में पहुंच गए। अभय ऐसे सीरियस माहौल देखकर वहां आया तब शिवांश वहां पहले से ही मौजूद था। वहां का माहौल देखकर अभय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। 119 पनिशमेंट पाथ टू डेथ। अब आगे रुद्रम ने अपना ब्लेजर निकालकर साइड किया था। उसकी व्हाइट शर्ट खून से लाल हो गई थी। पूरी एक साइड को रेड देखकर अभय घबराते हुए रुद्रम के सामने आया। उसने पूछा, ये क्या हुआ है, इतना खून। रुद्रम ने अपनी शर्ट निकालते हुए साइड फेंकी। तब रुद्रम के कंधे पर एक साइड गहरा घाव था। उसे देखते हुए अभय जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और रुद्रम को बिठाकर उसको बैंडेज करते हुए कहा, ये हुआ क्या है, इतनी चोट कैसी लगी है तुम्हें, हॉस्पिटल क्यों नहीं गए। सुनकर रुद्रम ने एक गहरी सांस ली। बोला, बनी किधर है, क्या वो तुम्हारे पास आई थी।
रुद्रम अच्छे से जानता था अगर वो जरा भी लेट होगा मिष्टी अब ऐसे ही पूछने आएगी कि रुद्रम कहाँ है। अभय ने कहा, वो छोड़ो तुम बताओ ये कैसे हुआ है। रुद्रम ने सर हिलाते हुए, मुझे देखता हूँ, मैंने जितना पूछा उतना जवाब दो। क्या बनी परेशान थी। अभय ने खुद पर रुद्रम के चेहरे को देखा, फिर ना सिर हिलाया, बस तुम्हारा पूछ रही थी फिर जाकर सो गई है, आज तारा के पास ही है। रुद्रम ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश ने रुद्रम को देखते हुए कहा, ये यहाँ कैसे हुआ। तुम्हारे आने की खबर किसी को नहीं थी। रुद्रम ने स्मर्क करते हुए कहा, खबर ये तो हवा से तेज होती है, कहीं से कहीं पहुंच जाती है, और रुद्रम राणा की तलाश जो करे वो इतना कमजोर नहीं होता कि उसे मेरे होने की न्यूज ना मिले। ये भी उनमें से ही एक है। बोलते हुए रुद्रम ने अपने घाव को देखा जिस पर अब अभय बैंडेज कर अपने हाथ साफ कर रहा था। रुद्रम ने मेघ को देखते हुए कहा, कैन यू गिव मी ए शॉट। मेघ ने हाँ में हिलाया, वो वहां से चला गया। रुद्रम ने कहा, अगर बनी को पता चला मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। सबने उसे हैरान भरे नजरों से देखा, इतनी चोट के बाद भी नॉर्मल ही बिहेव कर रहा था। शिवांश ने सोफे पर लीन होकर एक हाथ एज पर रखते हुए बिना किसी भाव के रुद्रम से पूछा, तुम आगे क्या करने वाले हो। रुद्रम ने कहा, मैं जो करने वाला हूँ वो किसी को पसंद नहीं आने वाला। बेशक एक बार बेहद खून बहेगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। या मैं नहीं रहूंगा या वो लोग नहीं रहेंगे जो मेरे साथ खड़े लोगों को हट करना चाहते हैं। शिवांश ने वैसे ही के बिना भाव के रुद्रम चेहरे पर नजर गड़ाए कहा, आई कैन से तुम गलत कर रहे हो। उस दलदल से बाहर आने की कोशिश मौत है, अगर तुम नहीं रुके तब बहुत जल्द तुम्हारी मौत तुम्हारे करीब होगी। ये सुनकर भी रुद्रम ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने कहा, लेकिन जब वो चाहती है कि मैं बाहर से निकल आऊं, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अभय ने गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो। वो ना समझ, उसे पता नहीं है कि एक बार काली दुनिया में जाने के बाद वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता है, अगर होता है तब एक ही रास्ता है, तुम उस पर चले, वो तुम्हारी मौत तक जाएगा, फिर उसका क्या होगा ये तुम जानते हो। रुद्रम ने पैनी नजरों से अभय को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वो अपनी आंखें बंद कर एज से सिर टिकाकर बैठ गया। अभय कुछ पल रुद्रम को घूरता रहा, फिर वहां से चला गया। शिवांश ने उठते हुए कहा, एक दफा तुम्हें और सोच लेना चाहिए, तुम्हें करना क्या है। शिवांश भी वहां से निकल गया। रुद्रम ने शर्ट पहनी और उसके ऊपर ब्लेजर पहनते हुए अच्छे से उसे बटन किया। फिर मिस्टी को देखने चला गया। अपने आप को लगी एक खरोच की खबर मिस्टी तक नहीं पहुंचने देता था। वो रूम में आया तब मिस्टी वहां नहीं थी। असना और रुद्रानी सो रहे थे। बेड के पास आकर उसने अपनी बच्चियों के माथे को चूमा, फिर बाहर चला गया। तारा के रूम में आया। अभय बाहर था, लेकिन तारा अपने रूम में ही होगी। रुद्रम ने बिना किसी झिझक के दरवाजा खोला। तारा की गोद में उसे मिस्टी सोते हुए दिखी। रुद्रम ने आंखें छोटी कर मिस्टी को घुमा, उसे अपनी बाहों में लेते हुए। तारा के सीने से लगी बेखबर सो रही थी। रुद्रम तेज कदमों से मिष्टी के पास आया। उसने तारा की तरफ एक नजर भी नहीं देखी, मिष्टी को अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले गया। तारा ने हलचल होने पर आंखें खोलकर देखी, उसे रुद्रम की पीठ ही दिखाई दी। वो समझ गई, फिर उसने चिढ़ते हुए पिलो में चेहरा छिपा लिया। जाहिल आदमी, बोलते हुए उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। तारा के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन रुद्रम को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सुहानी अपने रूम में बालकनी में बैठे हुए थे। उसे बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी वो शिवाय से बहुत नाराज थी। उस दिन सुहानी के मुकुल के साथ होने पर उसे बहुत डांटा था, साथ ही मुकुल को सुहानी से दूर रहने की वार्निंग दे दी। मुकुल भी यहाँ शादी में था, लेकिन शिवाय की मौजूदगी में सुहानी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दोस्त से बात कर ले। सुहानी के शिवाय से बहुत डरने लगी थी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई अच्छा नहीं है, भाई भी बुरे हैं। एक ही दोस्त बना था हमारे और उनको भी डरा दिया। बोलते हुए उसने अपने घुटनों पे चेहरा रखा और रोने लगे। उसने तभी किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। सुहानी ने सिर उठाकर नहीं देखा, वो जानती थी वहां बस शिवाय ही हो सकता है। शिवाय ने सुहानी के पास बैठते हुए कहा, नाराज हो सुहानी। सुहानी ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। शिवाय ने सुहानी को अपनी गोद में लिया। उसके चेहरे को देखा, रोने की वजह से लाल हो गया था, पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सुहानी अभी भी सिसक रही थी। शिवाय ने सुहानी के चेहरे को साफ कर उसके बिखरे बालों को पोनी में बांधते हुए कहा, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो तुम। जानती हो ना, ज्यादा गुस्सा करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। सुहानी ने शिवाय के हाथ को हटा दिया, गुस्से से बोली, झूठ। शिवाय ने वापस सुहानी के बालों को बांधना शुरू किया, तुम क्यों उस लड़के से दोस्ती रखना चाहती हो। उसने तुम्हें कितना डांटा था। सुहानी ने घुमाकर नाराजगी से शिवाय को देखा। उन्होंने सॉरी भी बोला था, मुझे चॉकलेट भी दी थी, आइसक्रीम भी खिलाई थी, मुझे बैलून्स भी दिए थे और मेरे साथ खेला भी था। उन्होंने मुझसे दोस्ती की थी। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। आप जानते हैं, स्कूल में सब मुझसे लड़ते थे और मुझे बुद्धू बुद्धू बुलाते थे, लेकिन वो नहीं कहते, वो मुझे स्मार्ट बोलते हैं। शिवाय ने अपने हाथ मुट्ठी बनाए। सुहानी को मुकुल की तरफदारी करते हुए देखा, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, अच्छे से मेरी बहन को ट्रैप किया है उस लड़के ने, मैं मुंह तोड़ दूंगा इस पर। शिवाय एक जल कुकड़े भाई की तरह बिहेव कर रहा था। कनक शिवाय से कुछ दूरी पर खड़े उन्हें दोनों को देख रहे थे। उसने अपने होठों पर मुस्कान ली, कहा, सही है, अब आएगा मजा। मेरे भाई की कैसी हंसी बनाते थे, वो भी ऐसे ही बिहेव करते थे। अब अपने होने वाले बहनोई से उलझकर देखो, वो वहीं से वापस पलट गई। इस वक्त शिवाय ही सुहानी को मना सकता था। शिवाय ने सुहानी को देखा, तुम उससे बात नहीं करोगे। सुहानी ने शिवाय की गोद से उतरने की कोशिश करी, मैं करूंगी करूंगी करूंगी। उसका चेहरा सिर और गुस्से से गर्म हो रहा था। शिवाय ने सुहानी को वापस बिठाते हुए कहा, सुहानी मेरी बात सुनो, वो लड़का अच्छा नहीं है। सुहानी ने नाम ऐसे हिलाया, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आप गंदे हैं, आप मुझे उनसे बात नहीं करने दे रहे हैं। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। शिवाय परेशान हो गया। शिवाय ने सुहानी को अपने पास कर गले से लगाते हुए कहा, अच्छा, परेशान होना बंद करो, तुम उससे बात कर लेना, तुम्हारा दोस्त है ना, लेकिन तुम नए दोस्त नहीं बनाओगे। सुहानी ने उल्टे हाथ से आंसू साफ करते हुए उसने मुस्कुराकर शिवाय को देखा। शिवाय ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम समझदार नहीं हो, तुम बहुत मासूम हो। सुहानी ने कुछ नहीं कहा, वो आंखें बंद किए शिवाय के सीने से सिर टिकाई बैठी थी। सुहानी के लिए शिवाय बहुत ही परेशान रहता था, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों की तरह इंटेलिजेंट नहीं थी। उसे कोई भी आसानी से बात में फंसा सकता था, इसलिए शिवाय चाहता था कि वो लोगों से दूर रहे। वहीं पहले से एक रूम में मिसेज वर्धा बड़ी सुकून से गहरी नींद में सोई हुई थी।
ये शादी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और किसी भी बिजनेसमैन के लिए इतनी बड़ी शादी में आना बहुत मौके की बात थी, क्योंकि यहाँ पर विदेश से दूर दूर तक लोग आते थे, अन्य देशों के गेस्ट इनवाइट होते थे, बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, सब कुछ। इस पार्टी में आसानी से अच्छे कनेक्शन बनाए जा सकते थे और मिसेज वर्धा ये मौका नहीं छोड़ सकती थी। वीनू के इतने इंसल्ट करने के बाद वो इनवाइट पर वो बंस की शादी में आई थी और यही रहने वाली थी। उस दिन के बाद वो जरूर वीनू और ऋषु की नजरों में नहीं आई, लेकिन इतना अच्छा मौका गवा नहीं सकती थी। मिसेज वर्धा के रूम की लाइट अचानक से ऑफ हो गई, लेकिन नींद में होने की वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चला। अगले ही पल किसी ने उनका पैर पकड़कर उन्हें बेड से खींच नीचे गिरा दिया। एक तेज चीख के साथ मिसेज वर्धा की आंख खुली। उन्होंने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था और गहरे अंधेरे से डर के मारे उन्हें पसीने आने लगे। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में कहा, कोई है? कौन है यहाँ? कोई है बोलते ही उन्होंने अपना हाथ लाइट लैंप की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसी वक्त किसी ने तेज से उनका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। इस टच से उन्हें एहसास हुआ कि वो कोई लड़की थी। मिसेज वर्धा ने देखते हुए कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये कौन हो तुम? उसने मिसेज वर्धा के मुंह को पकड़ा और वहां से घसीटते हुए उन्हें बाहर लेकर आई। रूम में कॉरिडोर में आकर मिसेज वर्धा ने हल्की रोशनी में देखा, लेकिन उन्हें उस लड़की का चेहरा नहीं देखा। उसने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन नीली आंखें वो अच्छे से देख पा रही थी। वो लड़की मिसेज वर्धा को खींचते हुए वहां के बने साइड रूम में लाई, जो खाली था। उसने उन्हें वहां पर धक्का दिया। बाहर से बंद करते हुए गहरी सांस लेकर उस लड़की ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, आधा काम हो गया। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, बाकी का काम तुम्हारा नहीं है, इसलिए जाकर सो जाओ, कल तुम्हारे अगला फंक्शन है। उसने सिर घुमाकर देखा, पीछे खड़े शिवाई को देखते हुए तेज कदमों से बाहर से चली गई। शिवाई ने रूम के दरवाजे को देखते हुए कहा, जरूरी नहीं है हर बार सामने आकर ही सजा दी जाए, कभी कभी इनडायरेक्टली सजा देना भी बेहतर होता है। बोलते हुए वो वहीं से सिर टिकाकर पैर क्रॉस करते हुए खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ पॉकेट में थे, आंखें बंद थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो वही खड़ा सीटी बजाने लगा। वही रूम के अंदर मिसेज वर्धा को बाहर किसी के होने का एहसास था। दरवाजे के पास आकर दरवाजा पीटते हुए चीखने लगे, खोलो मुझे, खोलो, कौन है? लेकिन किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसी वक्त उन्हें अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। मिसेज वर्धा ने सिर झुकाकर देखा, बुरी तरीके से चीखने लगी। ढेर सारे चूहे हर तरफ घूम रहे थे, उनके पैरों में लग रहे थे, पैरों के ऊपर से जा रहे थे, कुछ उन्हें काट भी रहे थे। मिसेज वर्धा ने डर के मारे अपने चेहरे को हाथों से लगा लिया। अगले ही पल उन्हें तेज डर हुआ। उन्होंने उन्हें भागने की कोशिश की, लेकिन जिधर वो पैर रखती उधर चूहे ही चूहे थे। मिसेज वर्धा सोफे पर बैठे, उन्होंने बाहर आवाज देने की कोशिश की, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, कौन हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे पता है ये सब उसका ही काम है। वो अपने बेटे के बात का बदला ले रही है, मैं उसके खिलाफ केस करूंगी। वो लगातार चीखते रहे। चीखते हुए मिसेज वर्धा का गला सूख गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि सोफे पर कुछ रेंग रहा है। मिसेज वर्धा ने देखा, तब वहां बहुत छोटे छोटे कीड़े थे जो पैरों से इनके साड़ी के ऊपर होते हुए आ रहे थे। मिसेज वर्धा ने अपने हाथ झटकते हुए नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन इतने चूहों को देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई। वो कीड़े उन्हें बुरी तरीके से काट रहे थे। मिसेज वर्धा ने सिर ऊपर किया, उसी वक्त उनके सिर पर एक छिपकली गिरी। सीलिंग को देखते हुए उनकी आंखें बड़ी हो गई। इतनी सारी छिपकली उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं उस लड़के से सॉरी बोल दूंगी, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, वो मुझसे नहीं टकराया था, मैं जानकर उससे टकराई थी ताकि उसकी माँ की बेइज्जती कर सकूं। उन्होंने रोते हुए अपने हाथ जोड़ लिए, लेकिन वहां उन पर तरस करने वाला कोई नहीं था। मिसेज वर्धा ने हिम्मत कर दरवाजे की तरफ आए। उनकी डर से हालत खराब थी, उनकी साड़ी गीली हो चुकी थी। इससे पता चल रहा था उन्होंने क्या किया है। उन्होंने पी कर ली थी। उन्होंने हिम्मत कर दरवाजा पीटते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई थी, मेरी ही गलती थी। वो बुरी तरीके से रोने लगी थी और अपने पैर झटककर चूहों को दूर करने की कोशिश करती, लेकिन उनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। लगभग 2 घंटे बाद अचानक से उनका दरवाजा खुला और मिसेज वर्धा भाग तेज कदमों से बाहर निकली। उन्होंने वहीं दीवार पकड़कर सहारा लिया, धम्म से नीचे बैठी। उन्होंने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू किया। उनके पैरों से खून निकलना लगा था। सिर उठाकर सामने खड़े इंसान को देखा, आंखें हैरानी और खौफ से फैल गई। उन्हें अपनी धड़कन कांपती रुकती महसूस हुई, पूरा शरीर कांपने लगा था। किसी शैतान की तरह शिवांश उनके सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक सांप था, हाथ पर लपेटे हुए मिसेज वर्धा को देख रहा था। मिसेज वर्धा ने अपने हाथ जोड़ते हुए शिवांश से कहा, मुझे माफ कर दे, मेरी गलती थी, मुझे आपके बेटे से ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब उन्हें समझ आ गया था ये सब वीनू का नहीं, ये सब शिवांश का किया हुआ था। आखिर शिवांश राठौर के बेटे के साथ कोई कुछ करे और वो इतनी आसानी से उसे छोड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता था? मिसेज वर्धा शिवांश के पैरों में गिर गई थी, लेकिन शिवांश को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने झुकते हुए सांप को मिसेज वर्धा के ऊपर छोड़ा और वो रेंगते हुए मिसेज वर्धा के गले तक आया, कंधे से होकर पीठ की तरफ जाने लगा। मिसेज वर्धा डर के मारे सांसें रोके बैठे थे। शिवांश ने अपनी कांपती आवाज में कहा, क्या कहा था तुमने? क्या कहा था मेरे बेटे को? उसकी वो कहर बरसाती आवाज। मिसेज वर्धा को अपनी मौत सामने दिख रही थी। उन्होंने रोते हुए नामे सिर हिलाना शुरू किया, लेकिन शिवांश ने उन्हें उसी तरीके से घूरते हुए कहा, बहुत शौक है ना दूसरों को उनकी औकात दिखाने का। सोचो मैं देख लूं मिसेज वर्धा की औकात क्या है। मिसेज वर्धा ने रोते हुए कहा, इसे हटाए, इसे हटाए, मैं आपके बेटे को माफी मांग लूंगी, मैं उसके पैर पकड़ लूंगी। शिवांश ने कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरे बेटे पर नजर उठाकर देख सको, तुम जैसे लोग उसके नौकर बनने के लायक नहीं हो। तुमने उसके सामने अपनी जुबान खोली। बोलते हुए शिवांश ने उस सांप को देखा जो मिसेज वर्धा के चेहरे पर जा रहा था। मिसेज वर्धा पूरी तरीके से कांपते हुए आधी बेहोशी की हालत में थे। शिवांश ने उस सांप को अपने हाथ में लिया और मिसेज वर्धा के चेहरे की करीब करीब किया। मिसेज वर्धा पीछे हटने लगे और उन्होंने चीखते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बेटे से माफी मांगूंगी। शिवांश ने नजरअंदाज किया, उसकी नजर में अभी भी मिसेज वर्धा की सजा पूरी नहीं हुई थी। कुछ देर बाद शिवांश वापस रूम में आया। वो बाथरूम की तरफ जा रहा था। उसी वक्त रूम की लाइट ऑन हुई। वीनू की नींद भरी आवाज आई, आप कहाँ थे अब तक और कहाँ से आ रहे हैं? शिवांश ने आंखें भींचते हुए अपने आप को देखा, फिर पलटकर वीनू को जो बेड पर बैठे हुए उसे आंखें मलती देख रही।
फना के रूम का दरवाजा तेज तेज बजने लगा। फना ने दरवाजे की तरफ देखा, उसे नहीं पता था कौन था, लेकिन उसे डर लग रहा था। उसने धीरे से कंबल से बाहर सिर निकालकर देखा, उठकर बैठ गई। उसी वक्त दरवाजा खुला और दादी अंदर आई। सामने देखते हुए उनके चेहरे पर हल्का गुस्सा था। फना ने अपनी गला गीला करते हुए सोचा, अब वो गई, बचने का कोई चांस नहीं है। दादी की आंखें फना पर गुस्से से भरी हुई थीं। फना ने अपने दिल की धड़कन को काम करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। 120 हल्दी एंड बैचलर पार्टी डॉट। अब आगे। फना दादी को देख रही थी और दादी फना को देख रही थी। दादी ने फना से नजरें घुमाकर बेड पर किया और फिर फना को देखा। फना ने गहरी सांस लेकर कहा, वो दादी। दादी ने उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। उनकी गोद में रुबांस था, जो हल्की नींद में था, लेकिन वो फना की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। फना दादी ने बैठे हुए कहा, ये रो रहा था, बस देने आई थी। फना ने अपने पास लेटे वंश को देखा, फिर दादी को बोली, दादी मुझे नहीं पता था। दादी ने कहा, तुम लोगों से 2 दिन की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम लोग जानते हो ना, ये रस्में और रस्में रिवाज भी जरूरी होते हैं। ऐसे ही किसी ने नहीं बनाई है, पूरी दुनिया मानती है। दादी की शांत आवाज पर फना ने सिर झुका लिया। दादी ने उसे ऐसे देखकर मुस्कुराया, फिर फना ने कहा, मैं अभी उठाती हूँ। फना ने वंश को हिलाने की कोशिश की। वंश ने और फना के कमर पर हाथ रख कुल मिलाते हुए कहा, सोने दो ना, मुझे नींद आ रही है। फना ने वंश को हिलाया, वंश उठो, दादी है। वंश ने ना में सिर हिलाया, वो फिर सो गया। दादी ने फना को देखकर कहा, रहने दो, सोने दो। ये सुनकर फना ने कहा, मैंने मना किया था, लेकिन ये। दादी ने कहा, सो ही रहा है ना, सोने दो। आदत पड़ जाती है साथ में सोने की। दादी वहां से जाने लगी। फना वैसे ही बैठी थी। दादी ने सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे दोनों साथ में अच्छे लगते हो, बहुत ही खूब जोड़ी बनी है। तुम्हारी नजर ना लगे। इतना बोलकर दादी उनकी बलाएं लेते हुए वहां से चली गई। फना के होठों पर मुस्कुराहट आई। उसने पास में सोए वंश को देखा, वंश के होठों पर मुस्कुराहट रही है। दुनिया जहां से बेखबर सुकून की नींद सो रहा था। फना ने रुबांस को अपने करीब लिटाया, वंश के पास होते हुए उसके माथे को चुमा। उसी वक्त रुबांस के कुनमुनाने की आवाज आई। फना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। रुबांस आंखें खोलकर फना को देख रहा था। उसने फना के कॉलर को पकड़ा। फना ने मुस्कुराते हुए रुबांस के माथे को चूमा और उसे टेल फीड कराते हुए बोली, मेरे बेबी को भूख लगी है। रुबांस अपने हाथों से फना के चेहरे को छू रहा था। उसी वक्त वंश के हाथों की होती हरकत को देख फना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने वंश के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम जाग रहे हो। वंश कुनमुनाया, मुझे सोना है। उसने फना के गले में चेहरा छिपा लिया। फना ने वंश के हाथ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वंश कहाँ मानने वाला था। उसके हाथ बराबर हरकत कर रहे थे। फना ने न सिर हिलाया, वंश के ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए वंश को भी ढक लिया। वंश वैसे ही को बोला, आई लव यू। फना ने सिर घुमाकर वंश को देखा, वो सो चुका था। फना ने मुस्कुराते हुए वंश के माथे को चूम लिया, अपनी आंखें बंद कर ली। फना के दिल में वंश के लिए प्यार और अधिक बढ़ गया। वो जानती थी कि वंश उसे बहुत प्यार करता है, वो भी वंश से बहुत प्यार करती है। उसे लगता था कि वंश के साथ उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। रुबांस ने भी फना के पास में सिर रख लिया, वो भी सो गया। फना ने अपने दोनों प्रियजनों को देखा, मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। उसे लगता था कि ये पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। शिवांश को भी कोई आवाज नहीं आई। उसने पलट कर देखा, तब वीनू वापस लेटकर सो चुकी थी। ये देखकर शिवांश के होठों पर मुस्कुराहट खिला आई। उसने कहा, पगलो, वहां से बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद कपड़े बदल कर आया, तब अचानक से चौंक गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या है। वीनू किसी भूत की तरह बेड पर बैठी हुई शिवांश को देख रही थी। आप इतनी रात में कहाँ गए थे। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कुछ तैयारियां देखनी थी। तुम्हारे देवर के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करनी है ना। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया, शिवांश को अपने पास आने का इशारा किया। शिवांश आकर वीनू के पास बैठा। वीनू ने उसके सीने पर से लगते हुए कहा, आप सो जाए, थक गए होंगे ना। खुद नींद में चली गई। शिवांश ने सिर झुकाकर सो चुकी वीनू को देखा, फिर उसे वैसे ही लेकर लेट गया। अगली सुबह हल्दी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब वंश तैयार था। फना को लेने वीनू गई थी। एक साइड बहुत ही खूबसूरत तरीके से हल्दी की तैयारी की गई थी, जैसे राठौड़ परिवार में हल्दी मनाई जाती थी। वहाँ की रस्म थी कि दुल्हन को पहले दूल्हा हल्दी लगाता था, उसके बाद बाकी सब। एक तरफ फना के बैठने की अरेंजमेंट की गई थी, जहाँ नीचे चौकी और उसके साथ तरफ फूलों से सजाया था। वहाँ मोगरे और गुलाब से पर्दे बनाए गए थे। वंश दूसरी साइड बैठा था। उसने मुंह बनाकर अनिका को देखा। उसके लिए इतनी सारी अरेंजमेंट और मुझे केवल चौके पर बिठा दिया, ये तो गलत है ना मॉम। अनिका ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, क्योंकि वो स्पेशल है ना। वंश ने घूरकर अनिका को देखा, तब वो हंसने लगी। वंश ने ध्रुव की तरफ देखा, तो उन्होंने कहा, तुम सबसे स्पेशल हो, फना को तुमसे ज्यादा स्पेशल गिफ्ट क्या मिलेगा। ये बस रस्में हैं जो दुल्हन के लिए की जाती हैं। वंश उनकी बात से एग्री हो गया। उसने कहा, वैसे वो यहाँ बैठी हुई कितनी खूबसूरत लगेगी, मैं खुद उसकी फोटोज क्लिक करूंगा। वंश अपना फोन हाथ में लेकर बैठ गया। दादी ने उसे घूरा, फिर नामे सिर हिलाते हुए बोली, इससे पहले इतना उतावला दूल्हा आज तक नहीं देखा है। दादी की बात पर सब हंसने लगे। वंश ने कोई ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ फना बीनू और बरखा के साथ आई। उसने व्हाइट और येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था। फ्लावर ज्वेलरी उसके चेहरे को लाल चुनर से ढका गया था। वंश को फना का चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसके फोटो तक घूम घटा रहा था। वंश से बेताबी के साथ फना को देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। फना ने लाकर वंश से बीनू ने लाकर फना को उसकी जगह बिठाया, पर्दे लगा दिए। वंश से कहा, ये एक और बला है। मेघ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभी और बलाएं आने वाली हैं, पहले शादी तो कर लो। दूसरी साइड से आकाश ने कहा, तुमने हमारे साथ बहुत कुछ किया है ना, चलो आज उसका भी हिसाब करते हैं। वंश से आंखें घुमाकर उन्हें देखा और बोला, देखते हैं आज भी किसका हिसाब होता है। मेघ और आकाश ने एक दूसरे को देखा और फिर हंस दिए। उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। सबसे पहले दादी फना के पास गई। उन्होंने इसके पर्दे हटाकर उसे देखा, फिर उसके हाथ में कुछ बांधा। थाल लेकर उसके तिलक किया। फिर उन्होंने वंश से उसको देखते हुए अनिका से हल्दी लाने को कहा।
बीनू हल्दी लेकर आई, उसने बीच में रख दी। वंश को देखते हुए दादाजी ने कहा, अब आकर अपनी दुल्हन को पहले हल्दी छुआओ। हमारे यहाँ सबसे पहला दूल्हा लगता है, इससे ये माना जाता है कि दुल्हन पर सबसे पहला हक उसके पति का है। वंश से मुस्कुराते हुए देख बोला, बस आप लोगों की एक यही रस्म मुझे बेहद पसंद है। वो बोलकर उठा। सब उसे सब मुस्कुराते हुए देख रहे थे। बरखा ने फना की तरफ झुकते हुए कहा, फना, इतनी आसानी से हल्दी नहीं लगाने देनी है। वंश से घूरकर बरखा को देखा और बोला, मुझसे बचना नामुमकिन है। वो जाकर सामने बैठा, उसने पत्तों में हल्दी लेकर अपने हाथ अंदर किए। दादी से बोला, बिना देखे कैसे लगाऊंगा, पर्दे हटाने होंगे ना। दादी ने नामे हिलाया और कहा, नहीं, तुम्हें बिना देखे ही लगानी है। वंश ने कहा, ठीक है, बोलकर उसने अपने हाथ अंदर किए। वो जैसे ही फना के पैरों की तरफ हल्दी लगाने को बढ़ा, फना ने अपने पैर पीछे कर लिए। वंश को उसने हंसने की आवाज आई। उसने आके रोलकर फना को देखा, ये ठीक नहीं है। फना ने धीमी आवाज में कहा, कोशिश करके देख लो, देखिए कौन कामयाब होता है। वंश ने एक बार फिर कोशिश की। इस बार उसका हाथ फना के हाथ पर लगा, लेकिन वो हल्दी नहीं लगा पाया। वंश ने सीधा उधर सिर घुमाकर शिवांश को देखा, जो एक टक वीनू को देख रहा था। उसने मुंह बनाकर कहा, भाई भी किसी काम के नहीं है। फिर एक बार उसने फिर कोशिश की, इस बार भी वो नाकाम रहा। वंश ने दादी की तरफ देखा, मैं देखने वाला हूँ। दादी ने उसे अपनी थप्पड़ दिखाया, जब नाकाम हो रहे हो तब बहाने कर रहे हो। वंश ने गहरी सांस लेकर कहा, अब देखते हैं। उसने एक हाथ से फना की कलाई पकड़ ली। अंदर बैठी फना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वंश ने उसके एक हाथ से उसके दोनों पैरों पर हल्दी लगाई, फिर अपने हाथ में लेकर उसके बाजू से कलाई तक हल्दी लगाई। वंश छुअन पर फना ने शर्माते हुए आंखें बंद कर ली। वो खुद में सिमटने लगी। वंश की होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने फना के गालों पर हल्दी लगाई। फिर अनिका ने कहा, बस हो गया, अब पीछे हट जाओ। वंश ने कहा, ऐसे कैसे, और वो झट से पर्दा के अंदर घुस गया। ये देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फना आंखें बड़ी बड़ी थी, वंश को देख रही थी। वंश ने उसके होठों को अपने होठों से छुआ। झट से बाहर आते हुए बोला, मेरी बीवी बहुत सुंदर लग रही है। जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। सब अभी भी सदमे में थे कि ये हुआ क्या। वंश के होठों पर शातिर मुस्कान थी। उसने कहा, मुझसे जीतना इतना आसान भी नहीं है। बोलते हुए उसने मुस्कुराकर फना को देखा, जो अपनी हंसी दबाए उसे देख रहा था। सबसे पहले फिर दादी ने हल्दी लगाई, बाकी सब भी एक एक कर फना को हल्दी लगाने लगे। जिस नम आंखों से फना को देख रहा था, वो उसके पास खड़े थे। उसने कहा, रोने से क्या होगा, एक दिन उसकी विदाई होनी ही थी। अब वो बाहर जा रही है जहां आप हर वक्त रहते हैं। अपने आंसू पोंछते हुए हाँ में सिर हिलाया। शिवांश ध्रुव ने वंश को हल्दी लगाई। उसके बाद शिवांश ने बाकी सब एक एक कर वंश को हल्दी लगाने लगे। वंश सबको मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने शिवांश को देखते हुए कहा, सबसे ज्यादा मेरे चेहरे पर लगाना, मेरा चेहरा ग्लो करने चाहिए। आकाश और मेघ ने एक दूसरे को देखा। मेघ ने कहा, तुम्हें तुम्हारी हल्दी याद है। मेघ ने कहा, हाँ, ये अच्छे से याद है। वंश ने आंखें छोटी कर उन्हें देखा। मेघ, आकाश वहां से चले गए। वंश ने सोचा कि इतनी आसानी से कैसे चले गए। उसी वक्त उसके ऊपर 2 बाल्टी हल्दी से भरा पानी गिरा। वंश ने झल्लाते हुए उन दोनों की तरफ देखा। वो खड़े मुस्कुरा रहे थे। हैप्पी हेल्दी वंश बाबू, बहुत अच्छा ग्लो आएगा, बोलकर वो एक दूसरे को हाई फाइव देकर हंसने लगे। वंश सीधे मुड़ कुछ बोलने के बाद उसी वक्त शिवांश ने पूरी तरीके से उसके चेहरे पर हल्दी मल ली। अभय ने आते हुए हल्दी उठाकर वंश का पैर पकड़ा और उसके पूरे पैर पर लगा दी। वंश खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। क्या कर रहे हो, दूर रहो मुझसे, अश्लील लोगों, तुम, मुझे पता है, मुझे छूने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे सारे कारनामे मुझे मालूम है। उसके बात पर सब हंस रहे थे। वंश की छाती पर हल्दी मलते हुए कहा, वंश बाबू, ग्लो अच्छे से आना चाहिए ना। वंश ने रुद्रम को घूरते हुए कहा, आप भी आपकी बीवी को भड़काकर आपके खिलाफ ना किया तब कहना। रुद्रम ने आकर वंश के सिर पर हल्दी कटोरी पलट दी और ये देखकर बाकी सब हंसने लगे। वो सब हल्दी एक दूसरे को लगाते हुए खेलने लगे। शिवांश एक तरफ खड़ा हुआ, वंश के साथ बाकी सबको मस्ती करते देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने शिवांश के गाल पर हल्दी लगाई। शिवांश ने सिर घुमा उस इंसान की कलाई पकड़ ली। पीछे खड़ी वीनू ने अपने दांतों तले जीभ दबाते हुए कहा, मर गई। शिवांश ने झटके से उसे अपने सामने किया और एक आईब्रो रेज कर वीनू को देखा। वीनू ने कहा, हल्दी लगा रही थी। वंश ने हाँ में से हिलाया, मुझे भी तुम्हें हल्दी लगानी चाहिए ना, बोलकर शिवांश ने वीनू को कमर से पकड़ अपने पास किया, चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाने लगा। वीनू ने नामे सिर हिलाया। शिवांश ने अपने गाल को वीनू के पास ले जाती उसके गाल पर रख सहलाया। वीनू ने हल्दी की ठंड महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद की। पास पड़ी कटोरी से हल्दी लेते हुए शिवांश ने वीनू की कमर पर लगाया, उसके कंधे पर होंठ रखे। वीनू ने आंखें भींचते हुए शिवांश के कंधे को थामा। उसने आंखें खोल शिवांश को नमे सिर हिलाया। शिवांश ने मुस्कुराते हुए वीनू को देखा, उसे अपने और करीब किया, उसके होठों की तरफ झुकने लगा। वीनू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी बरखा की आवाज आई, लव बर्ड्स इधर भी ध्यान दे, आपके भाई और देवर की शादी है। वीनू झट से शिवांश से दूर हुई और जल्दी से दूसरी तरफ भाग गई। शिवांश ने मुड़कर बरखा को देखा, तब वो वहां खड़ी दांत दिखा रही थी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हल्दी की रस्म हो गई। शाम में बैचलर पार्टी थी। सब उस दादी ने सारी औरतों को आराम करने को बोल दिया था। उनकी सख्त हिदायत थी, शराब के नाम पर कोई भी चीज पहले से नहीं आनी चाहिए। दादाजी उन्हें वक्त से रहते कमरे में ले गए। अभय ने शिवांश को देखा। शिवांश ने उसे आंखों से ही इशारा किया। वंश ने कंगारू की तरह उछलते हुए कहा, तब पार्टी डन डन है। रुद्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पार्टी होने वाला दूल्हा देता है। इस पर वंश ने कहा, पार्टी बैचलर्स को दी जाती है, यहाँ कौन बैचलर है। अभय ने आते हुए कहा, कोई बात नहीं, एक रात के लिए हम सब बैचलर बन जाते हैं। तुम बस पार्टी का इंतजाम करो, आखिर तुम्हारी भी जेब खाली होनी चाहिए। वंश ने कहा, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। रिवांश ध्रुव सिंह राठौर को जाओ दी, तुम गरीबों को पार्टी। सबने उससे आंखें बड़ी छोटी कर घूर रहे थे। वंश हंसते हुए वहां से जाते हुए बोला, रात 10 बजे। टेरेस पर वो भागता हुआ अपने कमरे की तरफ गया। सबने शिवांश की तरफ देखा। शिवांश ने कंधे उचकाते हुए कहा, उसने पार्टी दी, आप लोग इनवाइटेड हैं।
तब आप दोनों जाने वो वहां से चला गया। अभय, रुद्रम ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा, फिर वो सब भी चेंज करने अपने अपने कमरे में चले गए। अनिका ने सारी लड़कियों से पार्टी करने को बोला था, लेकिन सब इतनी थकी हुई थी कि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ करने की। उन्होंने शादी के बाद का प्लान बनाया, अपने अपने कमरे में चली गई। वहीं आधी रात टेरेस पर वंश ने दरवाजे से अंदर की तरफ देखा, सारे लोग आ चुके थे। उसने डोर बंद करते हुए कहा, भाई लोग क्या करना चाहते हो? वहां पर सारे जेंट्स थे, बाकी सब एक तरफ अपनी पार्टी कर रहे थे और ये लोग एक तरफ थे। वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें पार्टी करनी है और तुम लोगों को भी पार्टी में शामिल होना है। अभय ने कहा, हाँ, आज की रात को यादगार बनाना है। शिवांश ने कहा, फिर देर किस बात की, पार्टी शुरू करो। रुद्रम ने म्यूजिक चला दिया, सब नाचने लगे। वंश ने कहा, आज की रात को हमेशा के लिए याद रखेंगे। एक के बाद एक ड्रिंक की बोतल खुलने लगी, लाउड म्यूजिक के साथ वो सब मस्त थे। लाइटिंग ऐसी की गई थी कि लग रहा था जैसे वो किसी क्लब में हो। वंश स्टेज पर पहुंचा, उसने अपने हाथ में माइक लेते हुए कहा, आई नो आप सब लोग अपनी बैचलर एज छीनने से बहुत ज्यादा दुखी हो, लेकिन आपके दुख का मैं क्या कर सकता हूँ। सच कहूँ, मैं अपने बैचलर एज छीनने से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। आई लव हर सो मच, कितनी प्यारी है वो। आकाश ने शिवांश को देखते हुए कहा, उसे चढ़ गई है। शिवांश ने नशीली आंखों से वंश को देखा, उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। वंश के पास आते हुए उसने वंश को कंधे से पकड़ अपने तरफ किया, डीजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, सॉन्ग। उसी वक्त हाई बीट सॉन्ग प्ले हुआ। शिवांश ने वंश की गोल घुमा दिया, वंश डांस करने लगा। उन दोनों भाइयों को देखकर बाकी सब अपनी जगह खड़े खड़े डांस कर रहे थे। मेघ आकाश भी स्टेज पर पहुंचे, फिर रुद्रम अभय भी। उन्होंने रात गुजरने तक पार्टी की, सब पर नशा हावी था। अब वो बकवास कर रहे थे। शिवांश चुपचाप उठकर नीचे जाने लगा। आकाश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जानी कहाँ जा रहे हो? शिवांश ने अपना हाथ छुड़ा कर कहा, जान के पास, मुझे उसे अपनी बाहों में लेना है, उसे किस करना है। आई मिस हर डॉट डगमगाती आवाज में कहता शिवांश नीचे जाने लगा, उसके पीछे बाकी सब भी। ध्रुव सारांश ने एक दूसरे को देखा, उनका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। ध्रुव ने कहा, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? वेदांत जो कुछ दूरी पर बैठे थे, उन्होंने कहा, मजा आएगा देखने में। वो तीनों हंस पड़े। यूट्यूब चैनल लिंक के https skeptical smiley face www.youtube.com/@offictionalworld D